आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस क्लास में बीपीएएस 186 समय एवं तनाव प्रबंधन की पूरी क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये और आपके ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ, इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, तो मैं आपको इस क्लास में एक फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 10वें चैप्टर तक मैं पूरी क्लास में इसमें पढ़ाने वाला हूँ। पूरी किताब एक ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और खास तौर से इस चीज को समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे बीपीएएस 186 समय एवं तनाव प्रबंधन, जो बीएजी थर्ड ईयर में बच्चे हैं, कौन से बीएजी थर्ड ईयर वाले के जो स्टूडेंट है उनके लिए सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, और आपका जो एग्जाम होगा ये 3 घंटे का पेपर हो, सॉरी 2 घंटे का पेपर होगा। भाई मेरे 3 घंटे का नहीं है, 2 घंटे का एग्जाम होगा और 50 नंबर का पेपर होगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, और 2 घंटे का पेपर अच्छे से करके आना। जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से आपको पेपर करके आना है। पेपर बहुत आसान रहने वाला, पेपर कोई भी कठिन नहीं आता है। 10-10 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन कर रहेंगे और पूरी क्लास में इसमें शुरू करता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखा हमारा जो पहला चैप्टर देखा क्या है, तनाव को समझना। यानी हम सब लोग सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तनाव आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिएगा तनाव आखिर होता क्या, पहले हम लोग तनाव को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तनाव के लक्षण क्या हैं और तनाव के स्रोत क्या हैं। ठीक है, इन चीजों को देखेंगे। और पहले चैप्टर में से जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे लिए अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के अनुसार। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा तनाव। ठीक है, तनाव आखिर होता क्या, देखो तनाव को अंग्रेजी में स्ट्रेस बोला जाता है और स्ट्रेस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। तनाव का मतलब होता है कि भैया कस जाना। तनाव मतलब समझते हैं, यानी जो हम लोग चिंता करते हैं किसी चीज को लेकर के, वही तो तनाव होता है। जैसे किसी का काम का तनाव है, किसी को नौकरी का तनाव है। ठीक है, वही अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों को किसका तनाव है, भाई एग्जाम का तनाव है ना। जैसे आप लोगों का एग्जाम आता हो तो आप लोग टेंशन नहीं लेते हैं, चिंता नहीं करते हैं कि हमारा एग्जाम आ गया है, एग्जाम में पास होंगे फेल होंगे, यही सारी तो आपको चिंता लगी रहती है। यही तो होता है तनाव। और हर व्यक्ति में तनाव होता ही होता है। अगर मैं बात कहूं तो आज जो ये तनाव शब्द है, यानी जो खास तौर से आप बात करेंगे, यह शब्द बहुत सारा यूज किया जाता है। चाहे विद्यालय हो, चाहे हमारा कार्यस्थल हो, यानी चाहे हमारे स्कूल कॉलेज हो, या हम कहीं पर नौकरी रोजगार करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी अगर आप देखेंगे तो तनाव आता ही रहता है। और तनाव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस तो हर आदमी के जीवन में रहता ही रहता। हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि वह तनावग्रस्त है। आपने देखा बहुत सारे लोगों से मिलोगे तो बोलेंगे भाई मेरे बड़ी चिंता लगी रहती है। जैसे किसी से बोलेगे बोलेंगे बच्चों की चिंता है, बेटी की शादी की चिंता है। स्टूडेंट से मिलोगे तो बोलेगा सर एग्जाम की टेंशन है, एग्जाम आने वाला है, पास होंगे फेल होंगे। इस प्रकार की अगर आप देखेंगे तो चिंता तो लगी रहती है। हर आदमी को अगर आप देखेंगे इस प्रकार की चिंता रहती है। जीवन में तनाव का अनुभव हर कोई व्यक्ति करता है और हम लोग ना जीवन में कई प्रकार के तनाव का अनुभव करते हैं। और तनाव एक प्रकार से करें भाई, तनाव नमक और मिर्च की तरह होता है। कहने का मतलब जैसे खाने में, हर खाने में नमक और मिर्च होती है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में तनाव होता, कह रहे हैं जिस प्रकार से हर खाने में नमक और मिर्च होती है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में तनाव होता ही होता है। बिना तनाव के किसी का जीवन नहीं है। और तनाव दो प्रकार का होता है, तनाव सकारात्मक भी होता है और तनाव नकारात्मक भी होता है। अगर आप तनाव ले रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव तनाव भी होता है, सकारात्मक भी होता है। जैसे मान लो आप सभी के एग्जाम आ रहे हैं, आप सभी लोग एग्जाम को लेकर के चिंताग्रस्त हैं कि हमारा एग्जाम कैसे जाएगा, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, ये अच्छा तनाव है। और कई बार अगर आप बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं तो नकारात्मक भी हो सकता है। ज्यादातर हम लोग तनाव को नकारात्मक ही मानते, बुरा माना जाता है। अगर आप बात करें, ज्यादातर तनाव को हमारे देश में ना बुरा माना जाता है, लेकिन तनाव अच्छा भी होता है। यानी आप अपने काम के प्रति अगर सजग हैं, जागरूक हैं, तो ये अच्छा तनाव है। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, क्या हो सकता है भाई, आप एक प्रकार से अगर ज्यादा तनाव लोगे तो बीमार पड़ सकते हो, कोई समस्या आ सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, आप डिप्रेशन यानी में जा सकते हैं। ठीक है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लेंगे तो आपको कई सारी बीमारी हो सकती है, कई सारा बीमारी हो जाएगी या आप डिप्रेशन में चले जाएंगे।
ठीक है? तो तनाव अच्छा भी होता है और तनाव खराब भी होता है। और तनाव से जूझना बड़ा मुश्किल होता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और मानसिक तनाव भी होता है, ठीक है? तनाव का हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आज तुम देखते हो किसी का सर दर्द कर रहा है, ठीक है? या किसी का पेट दर्द कर रहा है या शरीर दर्द कर रहा है, ठीक है? ये सारा क्या है? तनाव ही होता है, ठीक है? और तनाव का हमारे शरीर पर भी क्या पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। और हमारा जो काम होता है, अगर आप कोई काम करते, कोई वर्क करते हैं, कोई नौकरी-चाकरी करते हो, तो तनाव का उस पर भी प्रभाव ही पड़ता है, ठीक है? तो भाई मेरे तनाव का हर जगह पर अगर आप देखेंगे, तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तनाव के कौन-कौन से दृष्टिकोण हैं? अगर हम तनाव की बात करें, तो तनाव का पहला जो दृष्टिकोण है भाई चिकित्सा और समय स्थिति दृष्टिकोण है। चिकित्सा और समय स्थिति जो दृष्टिकोण वो बताता है कि तनाव बाह्य कारक होता है। क्या होता है? तनाव बाहरी होता है, ठीक है? और तनाव जो होता है व्यक्ति के जीवन में असंतुलन लाता है। अगर आप चिंता करेंगे ना, तनाव लेंगे ना, तो आपके जीवन में कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं रहेगी। डिसबैलेंस हो जाएगा अगर आप तनाव लेंगे। तनाव व्यक्ति की अगर आप देखेंगे शारीरिक स्थिति को बना बदलता रहता है। अगर आप तनाव लेंगे तो क्या होगा? भाई आप शारीरिक रूप से बीमार होंगे, ठीक है? आपको चिंता लगी रहेगी, ठीक है? आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट अटैक है, बहुत प्रकार की बीमारियाँ आपको घर कर सकते हैं। अगर आप तनाव ज़्यादा लेंगे तो आपको कई प्रकार से आपातकालीन भी हो सकती हैं। इमरजेंसी भी आपके कारण हो सकती है। यानी आप बीमार पड़ सकते हैं तनाव के। भाई अगर बहुत ज़्यादा तनाव लेंगे तो क्या चिकित्सा है, एक प्रकार से स्थिति आ सकती है, ठीक है? तनाव लेना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप तनाव लेंगे तो शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाएँगे और तनाव का जो पहला दृष्टिकोण क्या है, चिकित्सा और समय स्थिति दृष्टिकोण है। हमें समय को देख करके तनाव लेना चाहिए। अगर देखो समय स्थिति ये बताता है कि जो आदमी भाई मेरे सही समय से काम नहीं करता है, आने वाले समय में उसको तनाव होगा। अगर हम अपने समय का सही से प्रयोग नहीं करते हैं, सही समय पर काम नहीं किया और बाद में चिंता बनेगी ही बनेगी, तनाव होगा ही होगा। जो व्यक्ति भी अपने समय को खराब करता है या जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है, आने वाले समय में उसको तनाव होगा ही, उसको तनाव से कोई भी व्यक्ति बचा नहीं सकता है। ठीक है? ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण क्या है? यह दृष्टिकोण बताता है कि तनाव व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का परिणाम है। जो तनाव होता है वह पर्यावरण और व्यक्ति के बीच में एक रिजल्ट का परिणाम होता है। तनाव क्या होता है कि कोई भी स्थिति तनावपूर्ण स्थिति होती है। देखो हम किसी चीज को कैसे देख रहे हैं इस आधार पे भी तनाव होता है। ठीक है? देखो कई बार क्या होता है कि हमारा देखने का नजरिया अलग-अलग होता है। अगर हम किसी चीज को अलग तरीके से देख रहे हैं तो तनाव हो सकता है और अगर हम देखने का और सोचने का तरीका बदल दें तो शायद हमें तनाव ना हो। यानी हम किसी चीज को कैसे देख रहे हैं उस आधार पर भी तनाव हो सकता है। जैसे एक बार बताऊं, जैसे आप लोगों का एग्जाम आ रहा, आप लोग एग्जाम देने, कोई कोई बच्चा होगा उसके सोच होगी अरे एग्जाम अच्छा जाए खराब जाए मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, फेल पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है? ये क्या है, आप अलग देख रहे हैं। और कोई कोई लोग एग्जाम को लेकर के ज्यादा चिंता करेंगे। यानी हमारा जो देखने का तरीका होता है, जो दृष्टिकोण होता है, उससे भी हमारा तनाव डिसाइड होता है। कोई कोई देखा कि कोई बहुत छोटी छोटी बातों पर ज्यादा टेंशन लेता है और कोई बहुत आदमी ऐसे मिलेंगे बहुत बहुत यानी बड़ी समस्या है, फिर भी उनको कोई चिंता नहीं रहती है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, जो चीज़ों को लेकर के नज़रिया है, वह भी तनाव को डिसाइड करता है। ठीक है? व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में कैसा संबंध है, यह भी तनाव को डिसाइड कर सकता है। ठीक है? यानी हमारा एनवायरनमेंट और पर्यावरण, उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। अगर पर्यावरण सही नहीं है, एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो व्यक्ति के शरीर पर या व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर तनाव का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? यानी जो तनाव होता है वह व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में सामंजस्य को बताता है। यानी व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में स्थिति को कौन बताता है? तनाव बताता है। यानी पर्यावरण और व्यक्ति के बीच में अगर संतुलन नहीं है तब तनाव की स्थिति बन सकती है। ठीक है? ये क्या इस स्थिति में तनाव होगा। मनोवैज्ञानिक तनाव क्या होता है? मनोवैज्ञानिक तनाव का मतलब होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के सोचते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि जब हम लोग किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, वही होता है मनोवैज्ञानिक तनाव। यानी हम किसी चीज को लेकर के इतना सोच रहे हैं, इतना ज्यादा विचार विमर्श कर रहे हैं, मन है तब लोग, कई बार तुमने सुना कि भाई मेरे उसको बात मन में खाए जा रही है, ये होता है मनोवैज्ञानिक।
यानी हम पर एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव है। जिसे मान लो कई बार खिलाड़ियों पर इस प्रकार का हमें दबाव देखने को मिलता है। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, कोई भी खिलाड़ी होगा तो उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि उसे उस गेम को जीतना है। आप लोगों पर भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक होगा ज़रूर। जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि एग्ज़ाम पास करना, नहीं तो कोई क्या बोलेगा, बेइज़्ज़ती हो जाएगी, इस प्रकार का चीज़ होता है ना। और यही जब हम पर मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, वही तनाव बदल जाता है। ठीक है? यानी जब हम मनोविश्लेषक दृष्टिकोण बताता है कि जब हम किसी चीज़ का दबाव महसूस करते हैं, वही हमारा क्या होता है भाई मेरे, तनाव में बदल जाता है। अगला देखिएगा तनाव के प्रकार, यानी तनाव जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो तनाव अगर आप देखेंगे ज्यादातर तनाव जो होता है दो प्रकार का या 3 प्रकार का। यानी आप एग्जाम में अगर तो बोलेंगे तनाव 3 प्रकार का होता है। तनाव कितने प्रकार का होता है? तनाव के विभिन्न प्रकार हैं। खास तौर से तनाव 3 प्रकार का है। यूट्रस, न्यूट्रस, डिस्ट्रस, ये 3 प्रकार का तनाव होता है। जो पहला प्रकार का तनाव होता है, पहला जो होता है तनाव को अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? जिस तनाव को अच्छा माना जाता है, उसे न्यूट्रस तनाव कहते हैं। न्यूट्रस को अच्छे तनाव के रूप में कहते हैं। अच्छा तनाव पता है? ये जब हम किसी चीज़ को लेकर के सजग हैं, जागरूक हैं, तो ये अच्छा तनाव है। जैसे मान लो आप लोग थोड़ी बहुत चिंता कर रहे हो, तनाव ले रहे हो कि एग्ज़ाम कैसे जाएगा, एग्ज़ाम कैसे नहीं जाएगा, हमको पेपर कैसे लिखना, हमारा नंबर कैसे आएगा, तो ये अच्छा तनाव है। यानी हम लोग एक अच्छी चीज़ों को लेकर के तनाव ले रहे हैं। तो तनाव अच्छा भी होता है। ऐसा नहीं, ज़्यादातर हो लोग हम तनाव को नकारात्मक बहुत लेते, खराब मानते हैं। तनाव अच्छा होता है। जैसे मान लो हम लोग अपनी शादी को लेकर के, नौकरी को लेकर के अगर हम थोड़े बहुत चिंताग्रस्त हैं, तो ये अच्छा तनाव है कि भाई शादी-वादी को लेकर के, ब्याह को लेकर के, नौकरी को लेकर के अगर हमें तनाव है, तो ये अच्छा तनाव माना जाता है। और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रस होता है। यदि तनाव हमारे लिए सहायक ना हो, नुकसान भी कर सकता है। तनाव अगर आप ले रहे हैं, तो तनाव में आपको हर चीज़ की चिंता रहेगी तो आप सही समय से काम करिएगा, अच्छा तनाव है। कई बार तनाव हमारे काम में सहायक नहीं होता है और कई बार हम इतना ज़्यादा तनाव ले लेते हैं कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उसी को न्यूट्रस तनाव कहते हैं। यानी हम इतना ज़्यादा विचार-विमर्श करते हैं, हम किसी चीज़ पर हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग में कोई चीज़ इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और जब बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो ये हमारी बीमारी का कारण बन सकता है। हमें हार्ट अटैक आ सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो तनाव अगर ज़्यादा लिया जाएगा, तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और व्यक्ति के नुकसानदायक और हानिकारक हो सकता है। ठीक है? अगला अगर आप देखेंगे डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जिसमें सामान्यतः लोग तनाव को जोड़ते हैं। डिस्ट्रेस को तनाव का अनुभव व्यक्ति तब करता है जब वह उत्तेजना में अधिकतम होता है। डिस्ट्रेस तनाव हम लोग क्या बोलते हैं? जब व्यक्ति उत्तेजना में होता है या जब वह किसी प्रकार के तनाव को अनुभव करता है। जब हम लोग तनाव को फ़ील करें, तनाव को अनुभव करें, तब वह डिस्ट्रेस तनाव होता है। जैसे मान लो कि तुम लोगों को अगर एग्ज़ाम होने जा रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है तुम लोगों का, अगर तुम टेंशन ले रहे हो तो तुमको एक फ़ील होगा कि भाई मैं सच में थोड़ी बहुत टेंशन ले रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ, मेरा पेपर आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस तनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे डिस्ट्रेस। तो 3 प्रकार का क्या होता है? तनाव होता है। ठीक है? चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, जो इसमें इम्पोर्टेंट तनाव के लक्षण क्या हैं? तनाव के 3 प्रकार के, तनाव का शारीरिक लक्षण, तनाव का कह सकते हैं कि सामाजिक लक्षण और तनाव का मनोवैज्ञानिक लक्षण भी होता है। तनाव के कुछ लक्षण, यानी जो अगर किसी व्यक्ति में तनाव है, तो उसके शरीर पर क्या-क्या दिखाई देगा? इसको हम बोलते हैं व्यवहारिक लक्षण। व्यवहारिक लक्षण का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा, चिंता करेगा, तो क्या तनाव लेगा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सही समय से खाना नहीं खा रहा है, ठीक है? या अगर कोई व्यक्ति के भूख में बदलाव है, या अगर कोई व्यक्ति जल्दी-जल्दी खाना खाता है, कोई व्यक्ति अगर तेज़-तेज़ चलता है, अगर जल्दी-जल्दी बोलता है, अगर गलत भाषा का प्रयोग करता है, इसका मतलब क्या है? वह तनाव में है। यानी हमारे प्रदर्शन में गिरावट होना, यानी अगर हमारे व्यवहार में, क्या बोल रहा हूँ? अगर हमारे व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आता है, यह क्या होता है? तनाव के लक्षण हैं। यानी इसको हम बोलते हैं व्यवहारिक लक्षण। यानी आप भाई मेरे आपके व्यवहार में अगर किसी प्रकार का वो आता है, भाई सॉरी खाँसी बीच-बीच में आ जाती है, ठीक है? इसको
ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। देखो, कई बार होता है अगर व्यक्ति तनाव लेता ना, तो कई बार वो धूम्रपान का करने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है, नशा करने लग जाता है। ये क्या, हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। कई बार तुम सबने देखा कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा टेंशन लेता है कि वह क्या लेता है, शराब वराब पीने लग जाता है, नशा करने लग जाता है, ताकि वह मन को शांत रख सके। और यह व्यवहारिक लक्षण का मतलब होता है कि जब हमारे व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यह क्या तनाव का लक्षण है। दूसरा है संज्ञानात्मक लक्षण। संज्ञानात्मक लक्षण का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा तो बहुत ज्यादा सोचेगा, बहुत ज्यादा चिंता मन रहेगा, यानी अपने अपने में खोया रहेगा वो, ठीक है। और जो निर्णय लेगा सारे गलत निर्णय लेगा, ठीक है। ये क्या होता है, संज्ञानात्मक लक्षण। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा विचार करता है, और किसी व्यक्ति के सारे निर्णय गलत गलत हो रहे हैं, या कोई व्यक्ति अपना किसी बात पर या किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें तनाव है। क्या है, उसमें तनाव होगा। भावनात्मक लक्षण क्या होता है तनाव का, भावनात्मक मतलब जब हमारी भावना को ठेस पहुंचता है, उसी को हम बोलते हैं भावनात्मक लक्षण। क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए आप ने किसी को प्रपोज किया, किसी लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, तो आपकी भावना को ठेस पहुंचेगा, तो आपको तनाव हो सकता है। या मान लीजिए कई बार अगर आप देखेंगे, जैसे डिवोर्स विवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तब तनाव हो सकता है। यानी भावनात्मक लक्षण का मतलब होता है कि जब हमारी भावनाएं, जब हमारी उम्मीदें जब टूटती हैं, तब हमें भावनात्मक तनाव होता है। जैसे अगर आप देखोगे, खास तौर से कुंठा होना, निराशा होना, चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, अकेलापन होना, ठीक है, अकेलेपन, नाराजगी होना, ये सारा क्या है, तनाव के भावनात्मक लक्षण है। यानी कि हमको हमारी भावना, यानी जब भावनाएं टूटती हैं, तब भावनात्मक लक्षण दिखाई देगा। और भावनात्मक लक्षण क्या है, चिड़चिड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, अकेला अकेला रहना, ठीक है, या निराश हो जाना किसी चीज को लेकर के, क्या हो जाना, किसी चीज को निराश हो जाना, कुंठा हो जाना, ये सारा क्या होता है, हमारा भावनात्मक लक्षण होता है तनाव के। अगला देखिएगा, तनाव के शारीरिक लक्षण क्या है, जब हमारे शरीर पर तनाव का लक्षण, जैसे मान लीजिए हमको नींद आ रही है, नींद आना, ठीक है, दिल का तेज तेज धड़कना, अपच की शिकायत होना, ऊर्जा की कमी महसूस करना, ये सारा क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो तनाव के शारीरिक लक्षण है। क्या है, ये सारे हमारे सारे क्या होते हैं, अगर तनाव आप देखेंगे तो तनाव के शारीरिक लक्षण है। जब आपके शरीर पर इस प्रकार का तनाव दिखाई देता है, ठीक है, आपकी बॉडी पर दिखाई देगा, तो क्या होता है भाई मेरे, यह तनाव का शारीरिक लक्षण होता है। यानी आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर वो दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमार पड़ जाता तनाव, तो तनाव है। जैसे मान लो आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, या नींद कम आती है, आपकी शरीर की मांसपेशियां खिंच गई हैं, दिल का तेज तेज धड़कना, सिर दर्द होना, ठीक है, पेट में दर्द करना, सिर में दर्द करना, अपच हो जाना पेट में, ऊर्जा की कमी महसूस करना, एनर्जी लेवल डाउन हो जाना, क्या है, ये तनाव के शारीरिक लक्षण है। अगर तनाव होगा तो हमें शरीर पर इस प्रकार के प्रभाव हमें दिखाई देंगे। तो तनाव के जो लक्षण है, यह भी हमारे लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है। और इसको आपको क्या करना है, हेडिंग बना के लिखना है। वैसे आपका जो एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आया, और 10 नंबर के लिए 2 से ढाई पेज लिखना है, या तो 2 पेज या 3 पेज। 3 पेज से ज्यादा कोई मत लिखना, 2 पेज से कम कोई कम मत लिखना, ठीक है। और 2 ही घंटे का पेपर है, तो थोड़ा बहुत अच्छे से हेडिंग वेडिंग बना करके आप इसको जरूर कीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं तनाव के स्रोत क्या है, यानी तनाव किस कारण से होता है। भाई मेरे, अगर कोई व्यक्ति में हताशा है, अगर कोई व्यक्ति में निराशा है, अगर आप में हताशा है या निराशा है, तो आपको तनाव होगा। सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट क्या है, तनाव का स्रोत क्या है, हताशा होना या निराशा होना। अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हम कोई काम करते हैं, हमारा काम नहीं होता है, या हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो क्या होती है, आदमी में तनाव होता है। अगर मान लो संघर्ष होता है, कहीं पर भी अगर संघर्ष या कंपटीशन है, तो तनाव होगा। जैसे स्टूडेंट की लाइफ में, खिलाड़ी हो, इनमें क्या होता है, ज्यादातर संघर्ष होता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, तो आपको तनाव जरूर होगा। संघर्षों से तनाव का कारण है। अगर आप किसी बात का दबाव झेल रहे हैं, तीसरा दबाव, अगर आप पर किसी बात का प्रेशर है या दबाव है, तब भी आपको तनाव जरूर होगा। तनाव की यहीं से शुरुआत होती है। ये तनाव के 3 प्रमुख कारण है। तनाव कहां से आता है, कि अगर हम निराश हैं,
हताश हैं, हमने किसी चीज की उम्मीद छोड़ दी है, तब हमारे शरीर हम में तनाव आएगा। अगर संघर्ष है, कंपटीशन देखते हैं ना, जो बच्चे यूपीएससी की, एसएससी की, नीट की, जेई की जो तैयारी करते हैं, वो बच्चे हमेशा तनाव को फील करते हैं। इसीलिए तो उन बच्चों को बार-बार मोटिवेशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इसीलिए उन बच्चों को अगर आप देखेंगे तो बार-बार मोटिवेशन देना पड़ता है, मोटिवेशन क्लासेस देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि वो उनमें तनाव आ जाता है, ठीक है? अगर हम किसी चीज़ का दबाव फ़ील करते हैं, ठीक है? दबाव में भी आता, तुम सबने देखा होगा ना, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप का जब मैच चल रहा था, तो भारतीय खिलाड़ियों पर इतना दबाव था कि आप लोग कह नहीं सकते हैं। तो जैसे खिलाड़ी है, स्टूडेंट है, हमारे सैनिक हैं, इन लोगों पर तनाव होता है। यानी अगर दबाव, अगर कोई अगर आप लोग दबाव को फील करेंगे, क्या बोला हूँ? अगर आप लोग दबाव को फील करेंगे तो क्या होगा? आप में तनाव होगा, और इन कारणों से क्या होता है? तनाव के स्रोत हैं। हताशा, निराशा, उद्देश्यों और संघर्ष और दबाव है। ये क्या होते हैं? तनाव के स्रोत होते हैं। इन कारण से क्या होता है? व्यक्ति में तनाव आता है, ठीक है? और पहले चैप्टर में यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और पहला चैप्टर हमारा इसी के साथ क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो-जो मैंने बताया उसको आपको अच्छे से करके ज़रूर जाना है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको ज़रूर पढ़ कर के जाना ही जाना है। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर कर लेते हैं। हमारा क्या रहेगा देखिएगा? समय प्रबंधन को समझना। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2 क्या है? समय प्रबंधन को समझना। तो यहाँ पर देखिएगा समय प्रबंधन का अर्थ क्या और महत्व क्या है, ठीक है? और हम बात करें समय प्रबंधन की कौन-कौन सी तकनीकें हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। समय प्रबंधन की तकनीकें इंपॉर्टेंट हो सकती है, खास तौर से अगर आप देखेंगे, समय प्रबंधन के लिए कौन-कौन सा कौशल चाहिए, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा समय प्रबंधन, यानी अपना काम सही समय से करना, यही होता है भाई मेरे समय प्रबंधन। देखिएगा, क्या कर रहे हैं? समय प्रबंधन, समय का सर्वोत्तम उपयोग करना। यानी आप अपने समय का अगर सही से यूज़ करते हैं, सही से उपयोग करते हैं, वही होता है भाई मेरे समय प्रबंधन। इसका अर्थ है कि समय को विशेष रूप से उपयोग में ले लेना और समय का सही तरीके से प्रयोग कर लेना ही क्या होता है? समय प्रबंधन। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना है, या अगर आप समय का सही तरीके से यूज़ करते हैं, यही तो होता है समय प्रबंधन। ठीक है? जिस प्रकार से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसी प्रकार से हमारा समय प्रबंधन होता है। अगर आप सही समय पर अपना सारे काम को निपटा लेते हैं, यही होता हमारी मेरा हमारा समय प्रबंधन, ठीक है? चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हम लोग हों, चाहे तुम हो सारे, चाहे मैं हूँ। अगर हम लोग अपना सही समय से काम करते, ही होता भैया मेरे समय प्रबंधन, ठीक है? अब तुम सबने देखा होगा कि बच्चे साल-साल भर पढ़ते नहीं, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि बच्चे समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लो अभी मान लो तुम लोगों का एग्ज़ाम आ गया है, तुम लोग 2-3 दिन पढ़ाई करते हो। तो इसमें आप लोग देखो सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हो ना, या इम्पोर्टेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्या है? ये समय प्रबंधन है, क्योंकि कम समय में हम अपने समय को सही तरीके से यूज़ करते हैं। यह होता है भाई मेरे समय प्रबंधन होता है, और समय प्रबंधन अगर हम लोग करेंगे, तो हमारा तनाव कम होगा भाई मेरे। समय को मैनेज करना, समय का प्रबंधन करना बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है, और जो व्यक्ति समय प्रबंधन नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति में तनाव होगा ही होगा, ठीक है? भाई मेरे सही समय पर होता नहीं, अब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। इसका मतलब क्या है? कि भाई इस सही समय पर आपने काम नहीं किया, यानी आपने सही समय से समय प्रबंधन नहीं किया, बाद में आपको चिंता होगी। तो हमें सही समय पर सारे कामों को कर लेना चाहिए, यही होता भाई मेरे समय प्रबंधन, ठीक है? अगला देखिएगा, इसी विषय में हम लोग क्या देखेंगे, समय प्रबंधन तो हो गया है, ठीक है? समय प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपने काम के लिए योजनाएँ बनाएँगे, क्या बोला? अगर आप अपने काम के लिए नई-नई योजना, अगर हम लोग योजना बना कर के कोई काम करेंगे, या अगर हम लोग कोई काम करते हैं, तो हमें प्लानिंग करके अगर कोई कोई काम करते हैं, तो हमारा ये क्या होता है? समय प्रबंधन होता है। किसी भी काम को अगर हम लोग प्लानिंग के साथ करते हैं, प्लान बना के करते हैं, ठीक है? हमें क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना है, इसकी एक पूरी कार्यसूची, या किस समय क्या काम करना है, इसकी पूरी प्लानिंग करोगे, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? समय प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, कार्यों के महत्व के आधार पर, यानी कौन-सा काम पहले करना, कौन-सा काम बाद में करना है, इस आधार पर भी समय प्रबंधन किया जा सकता है। यानी आपको कौन-सा काम पहले करना है, कौन-सा काम बाद में करना है, ठीक है? जैसे आप लोग देखते नहीं कि कौन-सा जैसे आप लोग एग्ज़ाम जैसे-जैसे आते हैं, जो पहले एग्ज़ाम है,
पहले उसकी पढ़ाई करोगे, जो एग्जाम बाद में है उसकी पढ़ाई बाद में करोगे। तो यही तो है, यानी महत्व के आधार पर, यानी जो काम पहले उसको पहले करो, जो काम बाद में करना वो बाद में करो। इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। समय प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। अगर हम लोग किसी काम को हमें करना है, अगर हम लोग टीम बना करके काम करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, तो काम करने के लिए आप कुछ लोगों को ले लो और अपनी एक टीम बना लो और टीम के लोगों को अलग-अलग काम दे दो। इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन किया जा सकता है। भाई मेरे, अगर हम लोग टीम बना करके और ग्रुप बना करके काम करेंगे, तो हमारा समय बहुत ज़्यादा बचेगा। ठीक है? सफलता प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हमें लक्ष्य, यानी अगर हम लोग लक्ष्य निर्धारित करके काम करते हैं, तब भी हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। भाई हमें हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा टारगेट क्या है? भाई टारगेट फिक्स करके या लक्ष्य निर्धारित करके अगर हम लोग कोई काम करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, समय प्रबंधन होता है। भाई आपको लक्ष्य डिसाइड करके, काम को डिसाइड करके क्या करना पड़ेगा, आपको समय प्रबंधन करना पड़ेगा। ठीक है? सारे लक्ष्यों को आपको क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आपके लक्ष्य निर्धारित होंगे। दूसरा क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा, यानी हर काम के लिए आप समय सीमा निर्धारित कर दें। किस काम को कितने समय में निपटाना है, यानी आप हर काम के लिए अलग-अलग टाइम फिक्स अगर कर देंगे, तो इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। क्या कर रहा हूँ कि भाई मेरे, हम लोग अगर हर काम के लिए समय बता देते हैं, भाई इस काम को मैं इतना समय दूँगा, इस काम को इतना समय दूँगा, इस काम को इतना समय दूँगा, इस आधार पे भी क्या हो सकता है, समय प्रबंधन हो सकता है। ठीक है? काम का बँटवारा करके, यानी आप अपने काम को अलग-अलग भागों में बाँट करके भी क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। यानी आपको 5 काम करने हैं, तो 5 कामों को अलग-अलग बाँट दो। किस समय पर कौन-सा काम करेंगे, इस आधार पे भी क्या हो सकता है, समय प्रबंधन हो सकता है, समय प्रबंधन किया जा समय प्रबंधन का महत्व है, क्योंकि देखिएगा, अगर हम लोग समय प्रबंधन करेंगे तो क्या होगा, हमारा समय बचेगा, साथ ही साथ जो व्यक्ति समय प्रबंधन करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। अगर हम लोग समय प्रबंधन करेंगे, तो हम लोगों को कोई तनाव नहीं रहेगा। हमारा समय है, हमारा जो काम है सही समय से समाप्त होगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर आपको तनाव से बचना है, तो आपको समय प्रबंधन करके चलना है और जो व्यक्ति समय प्रबंधन करता है, उसको तनाव कभी भी नहीं होता है। आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, आपको किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं होगा। इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं होंगी या आपको नहीं सताएँगी। समय प्रबंधन करने वालों का सबसे बड़ा महत्व ये होता है, आपको किसी प्रकार की कभी चिंता, डिप्रेशन, भाई मेरे, कुछ भी नहीं होगा। तो समय प्रबंधन का ये क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है? ख़ास तौर से समय बर्बाद, जो व्यक्ति समय बर्बाद करता है, उसका समय प्रबंधन कभी भी नहीं हो पाता। अगर हम लोग अपना समय खराब करते हैं, तो भाई मेरे, जो जिस व्यक्ति ने समय खराब किया है, वह समय प्रबंधन कभी नहीं कर पाएगा। यानी हम लोग फालतू बातें करना, टाइम पास करना, इधर-उधर करना, काम ना सही समय से करना, इस प्रकार के अगर काम करेंगे, तो क्या होगा, अगर समय बर्बाद करेंगे, तो हम लोग सही समय से, यानी ये क्या होगा, समय प्रबंधन को खराब करोगे। ठीक है? ठीक है? अगर हम लोग यानी समय का सही तरीके से यूज़ करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, समय पर जो व्यक्ति समय का सही तरीके से यूज़ करता है, समय का सही तरीके से प्रयोग करता है, वही क्या कर सकता है, समय प्रबंधन कर सकता है, नहीं तो आप नहीं कर सकते समय प्रबंधन को। ठीक है? अगला देखिए, समय प्रबंधन की कौन-कौन सी तकनीक है? समय प्रबंधन की तकनीक कौन-कौन सी? जैसे स्मार्ट लक्ष्य, अगर हम लोग स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, तो आप समय प्रबंधन कर सकते हैं। भाई मेरे, अगर आपको कोई काम करना है, तो अगर आप मेरे स्मार्ट तरीके से, स्मार्टली अगर आप कोई वर्क करेंगे, तब आप समय प्रबंधन कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्मार्ट तरीके से किसी भी काम को करेगा, वह समय प्रबंधन कर सकता है। अगर हम योजना बना करके कोई काम करेंगे, अगर हम लोग, भाई मेरे, मान लो योजना बना करके, अगर हम प्लान करके कोई काम करते हैं, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। यानी अगर हमें कोई काम करना है, तो प्लान बना कर के करें, योजनाएँ बना कर के करें। अगर हम कोई काम योजना बना करके करेंगे, प्लान बना कर के करेंगे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है? देखिएगा, अगर हम लक्ष्य बना करके, यानी हमें हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्यों को निर्धारित करके भी क्या किया जा सकता है, समय प्रबंधन, ये भी समय प्रबंधन की तकनीक है। भाई अगर आपके लक्ष्य क्या है, लक्ष्यों को आप डिसाइड कीजिए और लक्ष्यों के आधार पे अगर आप काम करेंगे, तब समय प्रबंधन किया जा सकता है। प्राथमिकता के आधार पर, यानी कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, यह भी क्या है, समय प्रबंधन की एक क्या है, तकनीक है। यानी आपको कौन सा काम पहले करना, कौन सा काम बाद में करना है, इस आधार पे भी समय प्रबंधन हो सकता है। ड्यूटी लिस्ट, यानी आप लोग लिस्ट बना करके काम करें।
यानी आप लोग लिस्टिंग करो, कौन सा काम पहले करना, कौन सा काम बाद में करना है। ये भी तकनीक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। 80-20 का सिद्धांत, 80-20 का सिद्धांत ये बताता है कि 80% जो इंपॉर्टेंट काम है सबसे पहले करो और 20% जो इंपॉर्टेंट काम है उसको बाद में करना। यह भी क्या है, ये भी एक तकनीक है जिसके जरिए हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। उसका काम पूर्ण होने तक कार्य करो। अगर हम लोग अपना काम खत्म होने तक काम करते हैं तब हम लोग समय प्रबंधन कर सकते हैं। भाई मेरे, जो व्यक्ति काम के पूर्ण होने तक अगर कोई काम करता, अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और बिल्कुल काम के खत्म होने तक अगर आप काम करेंगे, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं या अच्छे तरीके से समय प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है? अगर हम लोग कुशल प्रबंधन करें, अगर हम लोग अच्छे से मैनेज करते हैं चीज को, तब भी समय प्रबंधन किया जा सकता है। हम व्यवस्था बना करके, अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित प्रणाली बना करके भी क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। योजना बना करके, ठीक है? हम लोग अपनी सकारात्मक होकर के भी, अगर हम लोग सकारात्मक रूप से पॉजिटिव तरीके से अगर कोई काम करेंगे, तब भी समय प्रबंधन किया सकता है। ये अगर आप देखें, समय प्रबंधन की ये सारे क्या है, तकनीकें हैं। इसको सारी हेडिंग बनाना है और जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे-वैसे आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। समय प्रबंधन के लिए क्या-क्या, भाई समय प्रबंधन के लिए आपको हमेशा व्यवस्थित रहना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, डू टू लिस्ट बना के काम करना पड़ेगा, ठीक है? कार्य स्तर पर आपको ज़िम्मेदारी से काम करना पड़ेगा और आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, समय के साथ काम करना है। अगर आप में इस प्रकार की स्किल रहेगी, तब आप क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन। जो आदमी सही समय से हमें, यानी एक प्रकार से पंक्चुअल होना पड़ेगा। हर समय, हर काम को सही समय से करोगे, यह समय प्रबंधन के लिए कौशल है। ठीक है? आप लिस्ट बनाओ, आप अपने टारगेट बनाओ, स्मार्ट तरीके से काम करो, ठीक है? ज़िम्मेदारी लो, समय बर्बाद मत करो, ठीक है? अच्छे से सबसे बातचीत करो, फाइल बनाओ, डिजिटल चीज़ों का यूज़ करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। इस प्रकार की अगर चीज़ें हम करेंगे, तो कहने का मेरा मतलब है कि हम समय प्रबंधन का लिए हमें 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 ये सारा कौशल होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम निजी जीवन में और कार्यस्थल पर व्यवस्थित रहें, व्यवस्थित तरीके से काम करें। ये क्या है, समय प्रबंधन के सारा हमें हमें हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो दूसरे चैप्टर में जो-जो इम्पोर्टेंट था, लगभग वो मैंने बता दिया है और अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया भाई मेरे, निष्कर्ष आ गया। तो चैप्टर नंबर 7 भी हमारा समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है? उसको भी पढ़ा देता हूँ आपको और पूरी बुक मैं करवाऊँगा, ठीक है? अगला हमारा जो है, दूसरे चैप्टर के बाद हमारा आ गया है भाई मेरे, तीसरा चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3 क्या रहेगा, तनाव के प्रतिरूप, ठीक है? चैप्टर नंबर तीसरे में जो-जो इम्पोर्टेंट है, खास तौर से देखिएगा, तनाव के प्रतिरूप में देखेंगे। तनाव के सारे प्रतिरूप हैं, यानी तनाव का कौन-कौन सा रूप होता है, ठीक है? तो इसमें खास तौर से अगर आप देखें कि तनाव के कई सारे प्रतिरूप हैं, जैसे संघर्ष पलायन प्रतिक्रिया है, सामान्य अनुकूलन संलक्षणा है, ज्ञाना ज्ञा संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप है, व्यक्ति पर्यावरण प्रतिरूप है, मनोगतिक सिद्धांत है, अनुवांशिक व्यवस्था प्रमाणिकता सिद्धांत है, प्रणयता तनाव प्रतिरूप है। इसमें से अगर मैं बात करूं, तो कोई ना कोई आपको एक प्रतिरूप देखने को आ सकता है, ठीक है? सारे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तनाव के प्रतिरूप बताओ, ऐसा नहीं आता। इसमें से कोई एक आ सकता है, ठीक है? जैसे संघर्ष पलायन है, सामान्य अनुकूलन है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप है। ये प्रतिरूप जिसमें लिख रखा ना, ये आ सकता है। यही वही जो प्रतिरूप बता रखे इन उनको देखेंगे, ठीक है? ये जो जिसमें प्रतिरूप है, यानी पहला, तीसरा और चौथा, इनको देखना पड़ेगा ना। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सबसे पहले देखिएगा, तनाव के प्रतिरूप में देखिएगा, संघर्ष पलायन प्रतिरूप क्या देखिएगा। संघर्ष पलायन प्रतिरूप का मतलब होता है कि जहां पर संघर्ष होता है और कई बार व्यक्ति संघर्ष को देख करके वहां से पलायन करना, यानी भाग जाना या काम को छोड़ देना। इन चीजों से भी क्या होता है कि हमारे मन में एक प्रकार से तनाव आता है, ठीक है? देखिएगा, तनाव एक पर्यावरणीय मांग का परिणाम है, जिसके कारण व्यक्ति की प्रकृति अस्थिर रहती है और असंतुलन होता है। उन्होंने कहा कि शरीर की प्राकृतिक रक्षात्मक, देखो, तनाव, खासतौर से तनाव ये बताता है कि तनाव संघर्ष, या कहता है संघर्ष और पलायन प्रतिरूप ये बताता है, कई बार अगर हमें तनाव रहता है, तो तनाव यानी टेंशन के कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को छोड़ देते हैं। संघर्ष के कारण, कंपटीशन के कारण हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, किसी भी काम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देखिएगा, यहाँ से क्या कर, ध्यान सुनना,
जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जो डराने वाली, क्या करें, जैसे मान लीजिए कि हम कोई ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, अगर हमारे मन में डर है और डर के कारण या हमारे मन में डर है या खतरा है किसी चीज को लेकर के, या हम लोग क्या कर देते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं या हम वहां से हट जाते हैं। इस कारण व्यक्ति में कुछ शारीरिक परिवर्तन का अनुभव करेगा, जो संघर्ष पलायन के लिए उसको क्या करता है, तैयार करता है। मान लीजिए कि अगर हमें ऐसी कोई स्थिति है या ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे हमें डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है, अगर हमें खतरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को छोड़ देंगे। अगर हमें कहीं पर संघर्ष दिखाई देता है, कहीं पर कंपटीशन है, कहीं पर संघर्ष है, तो इस कारण से भी क्या होता है भाई मेरे, हमें तनाव आ सकता है। व्यक्ति में अगर किसी चीज को लेकर डर है, जैसे मान लो आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं, अगर आपके मन में है कि मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं कैसे लिखूंगा, तो ये क्या है, एक प्रकार से आप ये चीजें आपको तनाव में लेकर के आएंगी। ठीक है। अगर आप कहीं पर कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे खिलाड़ी होता है या कोई भी व्यक्ति जो कंपटीशन करता है, किसी प्रकार का करता है, जैसे स्टूडेंट है, सारे कंपटीशन संघर्ष है, जहां पर भी संघर्ष है, संघर्ष के कारण भी क्या होता है भाई मेरे, तनाव आता है। जब हमें किसी चीज को लेकर के डर लगता है या भय लगता है या हमें कोई खतरा लगता है, तब हमें क्या होता है, तनाव आता है। इन कारण से क्या होता है, तनाव आता है। जैसे अगर हमें तनाव दिखाई दे, तो अगर हम उस स्थिति को छोड़ करके भाग जाते हैं, तो यह तनाव, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम दिया गया, आप इतना ज्यादा उस काम से डर गए, इतना ज्यादा आपको भारी काम था, आपने काम नहीं किया, आपको टेंशन हो जाएगी। ठीक है। या हमें कहीं पर संघर्ष दिखाई देता है कि भाई वहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं हो पाएगा, इस वजह से भी हमारे मन में क्या होता है, तनाव आता है या आ सकता है। कई बार जैसे इस वजह से क्या होगा कि हमारे देखो, अगर हम में तनाव होगा और शरीर पर, जैसे हमें पसीना आने लग जाएगा, तनाव अगर रहेगा तो क्या, पसीना आएगा, मुंह का सूख जाएगा, आपका मुंह सूख जाएगा, आपकी मांसपेशी यानी शरीर की जो शरीर है उसमें बॉडी में क्या हो जाएगा, एक प्रकार से मांसपेशियां खिंच जाएंगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, यानी क्या होगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर। ठीक है। आपकी नाड़ी सूख जाएगी, ये सारी, और आपकी सांसें तेज तेज चलने लगेगी, आँख की पुतलियाँ फैल जाएँ, ये सारा क्या, अगर आप देखेंगे, ये सारे तनाव के कारण होते हैं। क्या? अगर आप तनाव लेंगे और ख़ास तौर से अगर आप किसी चीज़ को लेकर के डर गए हैं या किसी चीज़ को तनाव के कारण आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, तो ये आपके शरीर पर इस प्रकार का क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? अगला जो हमें देखना है यहाँ पर देखिएगा, जो नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तीसरा चलिए देख लेते हैं, इसमें देखिएगा क्या है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप क्या होता है? नेक्स्ट हमारा क्या है? संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप। यह प्रतिरूप लाजरस और उसके सहयोगियों ने दिया है। लाजरस ने न केवल यह मानते कि तनाव व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में परस्पर क्रिया का परिणाम है, बल्कि उन्होंने संज्ञानात्मक मूल्यांकन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। एक व्यक्ति द्वारा तब किया जाता है, यानी एक व्यक्ति जो होता है, इस प्रकार का तनाव यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप तब होता है जब यह निर्धारित किया जाता है कि स्थिति घटना तनाव है या नहीं है। कई बार हम लोग ना, हम किसी चीज को लेकर के हम सोच लेते कि ये तो बहुत मुश्किल काम है या स्थिति बहुत मुश्किल, हम नहीं कर पाएंगे, तब भी तनाव हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि ज्ञानात्मक मूल्यांकन किया जाता है और व्यक्ति में अंतर होता है। संज्ञान शब्द मानसिक प्रतिक्रिया, जैसे ध्यान, स्मृति, इसको होता है। कई बार जो होता है ना, हम किसी चीज को देख करके वैसे ही डर जाते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि हम किसी स्थिति को या किसी घटना को देख करके हमें तनाव आ जाता है। संज्ञानात्मक का मतलब है यानी किसी चीज को देख करके, किसी स्थिति को देख कर करके और किसी चीज को देख करके जब हमारे मन में तनाव होता है, वही होता है भाई मेरे संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज को देखा है, आपने ध्यान में किया है, आपके याददाश्त में है, ठीक है, या आपको लगता है कि उस काम को करने में कोई समस्या होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप बोला जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में ये आ सकता है, इसको भी आपको क्या करना है, जरूर करके जाना, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला हमारा देखिएगा, जो नेक्स्ट रहेगा, प्रणव प्रणयता तनाव प्रतिरूप क्या है? प्रणयता और तनाव प्रतिरूप ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक प्रमाणिकता सिद्धांत के रूप में इस बात का केंद्रित है कि इसमें खास तौर से अगर आप देखेंगे, एक व्यक्ति तनाव की प्रवृत्ति बन जाती है, दूसरा प्रणयता तनाव की अनुवांशिक। अनुवांशिक तनाव क्या था, जैसे अनुवांशिक तनाव का मतलब होता है कि आप देखेंगे, जो प्रणयता तनाव है, इसको बताते हैं कि जैसे मान लो माता पिता किसी चीज का तनाव लेते हैं, तो बच्चे में भी जो तनाव जाता है, वही प्रणयता तनाव प्रतिरूप है। प्रणयता का मतलब हमारे यानी हमारे अनुवांशिक
और पर्यावरण के कारण जो हमें तनाव होता है, तनाव का अनुभव करते हैं, वही प्रणयता तनाव प्रतिरूप होता है। ठीक है? यानी जब तनाव की अनुपस्थिति में वह सांस लेने की समस्या का अनुभव नहीं कर सकता, भले ही सांस लेने की समस्या की प्रकृति में आनुवांशिकता हो। कई बार हम कई बार हमारी शरीर में प्रॉब्लम होती है, कई बार आदमी शारीरिक रूप से उतना समर्थ नहीं होता है, तब इस प्रकार का तनाव होता है। प्रणयता यानी आप उस काम को करना चाहते हैं, लेकिन आप उस काम को कर नहीं पा रहे हैं, तब आप में तनाव हो सकता है। जैसे मान लीजिए भाई कोई आदमी किसी काम को करना चाहता है, लेकिन वह व्यक्ति उस काम को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है या उसकी बॉडी में कोई कमी है शरीर में, तब व्यक्ति में क्या होगा? तनाव होगा। जैसे आपको कोई काम दिया गया है, आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आप में तनाव आएगा ही आएगा। सिंपल सी बात है। कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है और काम करने में असफल हो जाता है, ठीक है? तो उस व्यक्ति में तनाव होगा ही तो होगा। ठीक है? ये हो सकता है। ठीक है? इसी के साथ आप देखें निष्कर्ष आ गया, इसी के साथ हमारा तीसरा भी चैप्टर समाप्त हो गया है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है? देखिए अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, कार्यस्थल तनाव क्या था? कार्यस्थल तनाव का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपको जिस प्रकार का तनाव होता है, जैसे मान लो आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने में बहुत सारा तनाव होता है। ठीक है? कार्यस्थल तनाव का मतलब होता है कि जॉब करते समय, नौकरी करते समय किस प्रकार का आपको तनाव हो सकता है। जैसे काम का दबाव होता है, जैसे मान लो आप कहीं पर कोई नौकरी करते हैं और आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तब आप में तनाव हो सकता है। या आप नौकरी करते समय आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी तनाव हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कार्यस्थल में तनाव के स्रोत क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट कार्यस्थल में तनाव के स्रोत और तनाव के परिणाम, अगर आप तनाव लेंगे तो क्या-क्या परिणाम उसका रिजल्ट निकलेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास तौर से चौथे चैप्टर में अगर मैं बात करूँ। ठीक है? कार्यस्थल में तनाव के स्रोत कौन-कौन से हैं? पहले अगर आप देखेंगे, अगर आप में थकावट है या नुक्स अगर कष्ट है, कोई दिक्कत है शरीर में, तब आपको क्या हो सकता है? तनाव हो सकता है कार्यस्थल में। कार्यस्थल का मतलब यानी आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको किस प्रकार का तनाव हो सकता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो किस प्रकार का? सबसे पहले भूमिका की माँग, ठीक है? यानी आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, आपकी जो भूमिका है, अगर आप अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रहे हैं, जैसे मान लो भाई मेरे आपको इंजीनियर बना दिया गया है कंपनी में, या कहीं पर आप इंजीनियर की पोस्ट पर हैं और इंजीनियर को जो काम करना है, आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या होगा? तनाव होगा ही होगा। यानी भूमिका की माँग, यानी आपकी जो भूमिका है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो ज़िम्मेदारी है, अगर आप उस भूमिका को, ज़िम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, तो आप में तनाव होगा ही होगा। ये 100% है, 200% है और इस प्रकार का तनाव आपके कार्यस्थल या नौकरी में देखने को मिलता ही मिलता है। दूसरा कहते हैं सूचना अभिसार। जैसे मान लीजिए आप कहीं आप नौकरी करते हैं, अगर आपको काम के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, जैसे मान लो आप कहीं पर नौकरी करते हैं, लेकिन आपको जो नौकरी में काम दिया गया है, उस काम के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है? तब क्या होगा? आपको तनाव हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर काम करते हैं, आपको वहाँ पर एक शर्ट बनाना है, आपको शर्ट बनाना नहीं आता है, तो क्या होगा? आपको तनाव होगा। जैसे मान लो आप कहीं पर जॉब करते हैं या आप नौकरी करते हैं, तो जॉब या नौकरी करते समय ये आप जॉब या नौकरी कर रहे हैं, आपको जो काम करना है, आपको काम आता ही नहीं है, तब क्या होगा? आपको तनाव होगा, ठीक है? अगला देखिएगा क्या है? कार्य जीवन समझौते। यानी कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा काम करते हैं कि हम में तनाव हो सकता है। यानी हम अपने काम में और अपने जीवन में, यानी हम अपने नौकरी में और अपने पर्सनल ज़िंदगी में अगर हम लोग तालमेल नहीं बिठा पाते, तब तनाव हो सकता है। कार्य जीवन समझौता का मतलब होता है भाई मेरे, जैसे तुम नौकरी करते हो, नौकरी में 36 समस्या है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है और अपने लाइफ में भी, यानी आप घर में और नौकरी में अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब सिंपल सी बात है तनाव होगा ही होगा। जो व्यक्ति नौकरी में और अपने पर्सनल जिंदगी में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, उनमें तनाव होगा। भाई ना तो नौकरी में आप समय दे पा रहे हैं, ना तो आप घर में समय दे पा रहे हैं, या आप घर में समय ज्यादा देते हैं, नौकरी में नहीं दे पा रहे हैं, और नौकरी में ज्यादा समय दे रहे हैं तो घर में नहीं दे पा रहे हैं, तब क्या होगा? आपको तनाव होगा। तो हमें क्या करना है? एक प्रकार से हम अपने काम में और जीवन में संतुलन बना करके चलें। भाई मेरे, आपको समय घर पर भी समय दो, नौकरी में भी समय दो, तब आपको तनाव नहीं होगा। लेकिन खास तौर से क्या होता है कि जो लोग नौकरी पेशा करने वाले लोग होते हैं, वो तो अपने काम में और अपने काम में और अपने घर में, अपने निजी जीवन में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा तनाव उनको होता ही होता है।
पारस्परिक चुनौती क्या है? कई बार जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ देते हैं, उस कारण से भी तनाव हो सकता है। नौकरी छोड़ देने से उनकी माली हालत खराब हो जाती है, पैसा-वैसा कम हो जाता है, इस प्रकार का भी तनाव हमें देखने को मिलता है। कई बार कह सकते हैं कि आप कहीं पर काम करते हैं, आप सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, आपको वहाँ से निकाल दिया गया है, तब तनाव हो सकता है। नौकरी छोड़ देने से या नौकरी से निकाल दिया जाता है, तब कार्यस्थल वाला तनाव आपको हो सकता है। क्योंकि आपके भाई को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो आपके पास रुपया है ना पैसा है, तो आपको तनाव हो सकता है। इस प्रकार के तनाव आपके कार्यस्थल पर हो सकते हैं, यानी नौकरी करते समय आपको महसूस करना पड़ सकता है। या आप जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, आपको मनपसंद का काम नहीं मिला है। जैसे मान लो आप सेना में जाना चाहते हैं, आपको डॉक्टर बना दिया गया है, तो क्या है, आप वहाँ पर काम अच्छे से नहीं कर पाएँगे। यानी अपने पसंद का काम नहीं मिलता है, तब भी हमें तनाव हो सकता है। क्या बोला? कई बार क्या होता है भाई मेरे, हमें अपने पसंद का काम नहीं मिलता है, तब भी हम लोगों में तनाव हो सकता है या तनाव हम देखते हैं। मूल्यांकन आशंका, कई बार जो होता है कि हम जो काम करना चाहते हैं नौकरी में, उस काम को नहीं कर पाते हैं, तब भी तनाव हो सकता है। या जैसे हम जितना हम रिजल्ट देना चाहते हैं नौकरी में, उतना रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से भी कई बार जो हमारे कर्मचारी होते हैं, उनमें तनाव हो सकता है या तनाव की स्थिति उनमें आ सकती है अगर नौकरी करते समय, ठीक है? अगला देखेंगे तनाव के परिणाम। अगर आप लोग तनाव लेंगे तो क्या-क्या परिणाम ले, भाई शारीरिक बीमारी बहुत सारी, सबसे पहले कार्यस्थल में अगर आप तनाव लेंगे तो आपके शरीर पर परिणाम रहेगा। आपको कई सारी बीमारियाँ हो सकती है। आपको हृदय गति हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, साँस लेने में दिक्कत हो सकती है, आप में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपको कई सारी बीमारियाँ जैसे हो सकती हैं, जैसे आपको हृदय रोग हो सकता है, अ, टाइप 2 मधुमेह हो सकता है, ठीक है? आपको अल्सर हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, दिमाग में दर्द हो सकता है, आप शराब और तंबाकू का सेवन भी करने लग जाएँगे। ये अगर ये क्या होता है, कार्यस्थल में अगर तनाव लेंगे तो हमारे शरीर पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा? कई प्रकार के आपको शारीरिक बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है? आप शारीरिक रूप से क्या होंगे? बीमार हो जाएँगे। अगर आप लोग कार्यस्थल पर अगर तनाव लेंगे, तो इस क्या होगा रिज़ल्ट ये सारा निकलेगा। शारीरिक रूप से आपको बहुत सारा भुगतना पड़ेगा। उसी प्रकार से कार्यस्थल पर तनाव लेने से हमारा मनोवैज्ञानिक कई प्रकार से असर पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है कि आप में उदासी रहेगी। अगर हम लोग अपने नौकरी में कार्यस्थल में अगर तनाव लेंगे, तो हमारे मन में उदासी, निराशा, अवसाद इस प्रकार की समस्या रहेगी। आप में घबराहट या आप में चिंता, इस प्रकार की समस्याएँ हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल में यानी नौकरी में तनाव की स्थिति में है, तनाव बहुत ज़्यादा है, तो आपको मनोवैज्ञानिक तनाव ज़रूर दिखाई देगा। आप में चिंता रहेगी, ठीक है? आप में अवसाद हो सकता है, ठीक है? या कह सकते हैं आप में उदास और निराशा आप में रहेगी। ये क्या होता है कि तनाव के मनोवैज्ञानिक परिणाम है। तनाव का व्यावहारिक परिणाम क्या होता है? तनाव का व्यावहारिक परिणाम होता है यानी कार्यस्थल पर अगर आप में तनाव रहेगा, तो व्यावहारिक रूप में आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। यानी आप देखो, अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहता है उसमें क्या था, व्यक्ति गुस्सा वाला हो जाता है, व्यक्ति शराब का सेवन करने लग जाते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करने लग जाता है, ठीक है? उसका काम अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है? उसको एक प्रकार से उसका काम जो होता है वो खराब होता चला जाता है। यानी जिस व्यक्ति में तनाव होगा उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। क्या बोला? जिस व्यक्ति में तनाव होता है, उस व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, वो पूरी तरीके से बदल जाता है या व्यवहार में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सारा क्या निकलेगा भाई मेरे परिणाम निकलता है। ठीक है? तो अगर आप देखेंगे इस प्रकार का आपका चौथा चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यह भी लगभग क्या हो गया भाई हमारा समाप्त हो गया और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इसको भी आपको अच्छे से करके क्या है, ज़रूर जाना है। ठीक है? चलिए हम लोग अपना अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 जो अगर आप देखेंगे अपर्याप्त समय प्रबंधन, कार्य निष्पादन का प्रभाव। अपर्याप्त यानी जब हम लोग समय का सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, तब क्या होगा हमारा काम पर प्रभाव पड़ेगा। भाई मेरे जो व्यक्ति सही समय पर काम नहीं करता है या जो व्यक्ति समय प्रबंधन नहीं करेंगे, उनका सही समय पर यानी उनके काम पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? जैसे मान लो कि आप कहीं पर नौकरी करते हैं और आप सही समय से आप अपना सही समय पर अपना काम खत्म नहीं कर पाते हैं, तो आपका कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप कहीं पर नौकरी करते हैं, आप बहुत लेट पहुँचते हैं या बहुत जल्दी चले आते हैं, तो आपके काम पर प्रभाव पड़ेगा। आपका काम हो नहीं पाएगा। इसमें खास तौर से हम लोग देखेंगे कार्य अभिन्यास, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है।
ये आपके एग्जाम में आ सकता है, कार्य अभिन्यास पूछा जा सकता है, या यही एक इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है जो एग्जाम में आने वाले चांसेज में हो सकता है। कार्य अभिन्यास क्या होता है? ठीक है, देखिएगा इसको हम देख लेते हैं, ये आ सकता है। देखो कार्य अभिन्यास क्या है? देखो कार्य अभिन्यास का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आप लोग अगर अपने काम में लापरवाही करेंगे, क्या भाई मेरे, अगर हम लोग काम में अगर लापरवाही करेंगे तो क्या होगा, हमारा काम पूरा नहीं पड़ेगा और हमारे काम पर प्रभाव, जो व्यक्ति लापरवाह होता है उसके काम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लापरवाही के कारण हम लोग सही समय से काम नहीं करते हैं, और लापरवाही के कारण जब हम काम नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत सारा तनाव हो सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति लापरवाह होगा वही सही समय से समय प्रबंधन नहीं कर पाएगा, और लापरवाह जो व्यक्ति होता है उसमें उसका सही समय से कभी काम नहीं होगा, और उसके काम पर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लापरवाही कारण होता है। ठीक है, अगला देखोगे, कार्य की प्राथमिकता स्पष्ट है। देखो अगर हम लोग अपने कौन सा काम पहले करना, कौन सा काम बाद में करना, इस आधार पे अगर हम लोग काम नहीं करते हैं तब हमारे काम पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो व्यक्ति सिस्टमैटिक ढंग से या व्यवस्थित ढंग से काम नहीं करता है उसके काम पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप लोग एक सिस्टम बना करके, यानी आपको कौन सा काम पहले करना, कौन सा काम बाद में करना है, इस प्रकार के अगर आप लोग सिस्टम बना करके कोई काम नहीं करते हैं तो आपके काम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आपका काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये होगा गलत समय पर सही काम करना। यानी अब हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग यानी समय के साथ काम नहीं करते हैं, यानी हम लोग हर काम को अलग अलग समय पर करते हैं यानी हमारे काम करने का कोई समय फिक्स नहीं है। क्या बोला हूँ? अगर हमारे काम करने का अगर कोई समय फिक्स नहीं होगा तो इसका क्या होगा कि भाई हमारे काम पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको आपको काम 6 बजे शुरू करना था, आप काम 10 बजे शुरू कर रहे हैं, आपको काम 9 बजे समा खत्म करना था, आप 12 बजे काम खत्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके काम पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी गलत समय पर अगर काम करेंगे तो आपके काम पर बहुत उसका क्या पड़ेगा भाई मेरे, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी किसी काम को करने में कम समय लगाना था, आप ज्यादा समय लगा रहे हैं, किसी को काम को करने में ज्यादा समय लगाना था, आप कम समय लगा, तो आपके काम पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ज्यादातर आप लोग देखो एग्जाम में ना, अगर 2 घंटे का पेपर हो तो बच्चे 1.5 घंटे में लिख करके चले आ रहे हैं। 3 घंटे का एग्जाम है, बच्चे उसमें 2 ही घंटे लिख करके चले आते हैं। तो क्या होता है? आपके नंबर पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको मार्क्स कम आएँगे। है ज़रूर है कि आप फटाफट लिख करके भाग आए और आपने सोचा हमने बहुत तीर मार दिया, उसका कुछ नहीं था। यानी खास कहने का मतलब है कि जब हम लोग समय से पहले कोई काम को करते हैं, इसका मतलब है कि हमने अपने समय को सही तरीके से यूज़ नहीं किया है, और हमारे काम पर क्या होगा, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। वह भाई मेरे बच नहीं सकता है। ठीक है? और आपका ये जो 5वां चैप्टर यही बता रहा है कि अगर हम लोग सही से अगर समय प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारे काम पर क्या होगा, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और वह हमें देखने को मिलेगा। और 5वें चैप्टर में ये क्या है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसी को आपको क्या करना है, करके जाना है। और यहाँ इसी के साथ देखेंगे तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष आ गया। इसी के साथ हमारा जो 5वां चैप्टर है वह भी समाप्त हो गया। अब अगला हमारा जो चैप्टर रहने वाला देखिएगा, चैप्टर नंबर 6 है। क्या है? चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 क्या देखिएगा, तनाव एवं स्वास्थ्य। भाई मेरे अगर हम लोग तनाव लेंगे ना, यानी हमारे तनाव लेने से अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा, ठीक है, अगर तनाव लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे काम पर और हमारे संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर हम तनाव लेंगे तो तनाव का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तनाव का हमारे काम पर क्या प्रभाव पड़ता है, और तनाव का हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भाई मेरे, अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा तो उसके शारीरिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, मधुमेह हो सकता है, कोलेस्ट्रोल हो सकता है, अवसाद हो सकता है, कई प्रकार की गंभीर बीमारियां आ सकती हैं। अगर हम लोग तनाव लेंगे तो हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। भाई मेरे, तनाव लोगे तो शरीर पर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। आपके शरीर की मांसपेशियां खिंच जाएंगी। ठीक है, आप में कई सारी बीमारियां घर कर जाएंगी। सिंपल सी बात है ना। यानी तनाव का शरीर पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप हमेशा गुस्से में रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। ठीक है, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है,
आपके बाल भी सफेद हो जाते हैं ना, बहुत सारे लोग बताते हैं भाई मेरी जो टेंशन लेता है उसके क्या हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। देखा सुनने समझा होगा ना कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा चिंता लेते हैं तो क्या करते हैं, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। यानी अगर हम बहुत ज्यादा तनाव लेंगे, उसका जो प्रभाव है वह हमारे शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा अगर आप देखेंगे, तनाव का हमारे कार्य पर यानी प्रदर्शन पर क्या प्रभाव, भाई मेरे अगर हम लोग बहुत ज्यादा तनाव लेंगे तो हमारा काम खराब होगा, हमारा काम सही नहीं हो पाएगा, हमारे काम पर प्रभाव पड़ेगा। भाई मेरे मान लो आप नौकरी कहीं पर करते हैं और आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो आपका काम अच्छा नहीं बनेगा, आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये कि भाई अगर मान लीजिए हम लोग अगर तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, अगर हम किसी प्रकार की चिंता करते हैं, तो हमारा जो काम होगा वह बनते-बनते बिगड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा ना, उसका अपने काम में मन नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा हर बात की चिंता, जैसे मान लो कि तुम घर से गए, ठीक है? तुम्हारा मन घर में लगा है, तुम नौकरी में ध्यान नहीं दे पाओगे। और मान लो तुम घर पे लड़ाई-झगड़ा करके गए हो, मार-पिटैया करके गए हो घर से और तुम्हें तुम्हें टेंशन है, तो तुम अपनी नौकरी में ध्यान नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा? यानी हमारा तनाव जो होता है हमारे काम पर भी उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अगर मान लो तुम कभी गुस्से में घर से निकलो तो तुम्हारा दिन भर खराब चला जाता है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग तनाव लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे काम पर पड़ता है, हमारे प्रदर्शन पर पड़ता ही पड़ता है। दूसरा, तनाव का प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। ठीक है? जो व्यक्ति अगर हम लोग तनाव लेंगे, तब हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा तनाव के कारण हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो आप क्या हो जाएँगे, चिड़चिड़े हो जाएँगे और आपके घरवाले कुछ भी बोलेंगे ना, तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे। यानी तनाव का हमारे रिश्तों पर भी अगर आप देखेंगे, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बात बताओ, भाई मेरे जैसे मान लो आपकी शादी हो गई है और आप हमेशा टेंशन में रहोगे ना, तो आपकी बीवी जो है, वो सोचेगी पता नहीं कौन-सा आदमी मिल गया तो ये हमेशा टेंशन में रहता है। वो छोड़ कर के भाग जाएगी। क्या भाग जाएगी? वो सच में चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब है, ठीक है? कहने का मतलब कि हमारे रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है तनाव का, ठीक है? वही बात है ना? वही कह सकते हैं कि जो व्यक्ति तनाव लेगा उसके रिश्तों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो आप आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आप तनाव में रहते हैं, आप चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके चेहरे पर वो झलक रहा है, तो क्या करें? वो सोचेगी पता नहीं कौन-सा मनहूस आदमी मिल गया, वो छोड़ कर के भाग जाएगी। यानी हमारे तनाव तनाव का क्या होता है, हमारे रिश्तों पर भी क्या होता है, इसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? इसका हमें बुरा प्रभाव देखने को मिलता ही मिलता। यानी हमारे जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं या रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, ठीक है? अगर कोई भी व्यक्ति अगर तनाव लेगा तो उसके रिश्ते टूटे, डिवोर्स हो सकता है, तलाक हो सकता है तनाव के कारण। अरे मनहूस आदमी मिल गया, ये जैसे एक शायर थे उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी थी, मैं आपको सुना देता हूँ, सुन के ज़रूर जाना, लिख कर के मत आना, मैं सुना देता हूँ। ठीक है? पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। क्या बोलते हैं भाई मेरे? पसीने की करो करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी और अमीरी पास आई तो गरीबी भाग जाएगी। और जो चेहरे पे खुशी होगी पड़ोसन गाल चूमे, क्या कहते हैं? जो चेहरे पे खुशी होगी पड़ोसन गाल चूमेंगी और जो मुँह लटका के घूमोगे तो बीवी भाग जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, उससे पड़ोसन भी खुश रहेगी और जो व्यक्ति हमेशा मुँह लटका के घूमता है, हमेशा निराश रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है, तो उसकी बीवी तक भाग जाएगी। ये यही कहने का मतलब है। और आप देखो मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तनाव का हमारे रिश्तों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और भयंकर तरीके से क्या होता है, इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है? अरे भाई जिसका मुँह लटका है, समझ लो बात है, चिंता रहेगा और जो उसका प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे बाल-बच्चे भी पापा तो हमेशा चिंता करते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, तो तुम्हारे रिश्तों में तुम्हारे माँ-बाप भी होगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा चिंता लोगे, तनाव में रहोगे, तो छोटी-छोटी बातों पर अपने बच्चों से लड़ाई करोगे, अपने मम्मी-पापा से लड़ाई करोगे, माता-पिता से, आपकी वाइफ है उससे लड़ाई हो जाएगी। यानी हमारे तनाव का हमारे रिश्तों पर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा भाई मेरे बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश किया करो। जो-जो चीज़ें मैं बताता हूँ भाई मेरे, समझने की कोशिश करो। अभी इसमें 4 चैप्टर और बचे हुए हैं। अभी हम 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ यानी 4 चैप्टर को भी फटाफट हम लोग कर लेते हैं, जल्दी-जल्दी से कर लेते हैं।
ताकि हम पूरी क्लास को आज ही करने वाले हैं और इसको ध्यान से करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से मैं आपके लिए लगातार क्लास लेकर के आता रहूं। चलिए अब हम लोग अपने अगले चैप्टर को देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या रहेगा। छठे चैप्टर के बाद जो हमारा सातवां चैप्टर देखो आ गया है, चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर 7 क्या है? समय अपव्यय और समय रक्षक। समय अपव्यय का मतलब समय को बर्बाद करना, समय को खराब करना, ठीक है? और समय रक्षक का मतलब समय को यूज करना, समय का सही से प्रयोग करना। ये दो चीजें होती है, या तो आपको समय अपव्यय एग्जाम में आएगा या आपको समय रक्षक आ सकता है। ये दोनों चीजें आपके एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे समय अपव्यय और समय रक्षक दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम लोग इसमें देखेंगे। समय अपव्यय क्या होता है और समय रक्षक क्या होता है, देखिएगा। समय अपव्यय क्या होता है? देखो, समय के अपव्यय का तात्पर्य है कि समय का पर्याप्त रूप से उपयोग ना करना। यानी जब हम लोग समय का सही तरीके से यूज नहीं करते हैं या समय को बर्बाद करते हैं या समय का दुरुपयोग करते हैं, वही होता है समय अपव्यय। यानी हम लोग अगर अपना समय खराब करते हैं, टाइम खराब करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे? समय अपव्यय बोलते हैं। ठीक है, यानी समय अपव्यय कह सकते हो कि किसी के लिए समय अपव्यय हो सकता है और परंतु किसी के लिए ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसी तरह एक प्रक्रिया किसी विशेष समय में अनुपादक हो सकती है परंतु किसी के लिए उपयोगी हो सकती है। समय अपव्यय का मतलब होता है कि जब हम लोग जानबूझ करके या कई बार लोग भाई मेरे समय खराब करते हैं, जानबूझ करके खराब करते हैं ना। बहुत सारे लोगों को देखा जान के समय खराब करता है। कुछ लोग अज्ञानता के कारण, यानी उनको नॉलेज नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, वो चीज पता नहीं, इस कारण समय खराब करते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे उनको आपने कुछ अलग काम बता दिया है, इस वजह से भी लोग क्या करते हैं? समय खराब करते हैं। आप प्रेजेंट टाइम में समय अभी आप देखते हैं, लोग कितना समय भाई मेरे फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। इस पर लोग क्या करें? समय ही तो बर्बाद कर रहे हैं युवा। खास तौर से जो रील देख रहे हैं, जो आप देखें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ये जो सारा रील देख रहे हैं, ये जो डांस देखते गाने पर जो लिपसिंग वाले गाने आते हैं, ये जो रील देख रहा है पूरा देश, अब क्या है? ये तो समय भी है, यानी समय को ही तो खराब किया जा रहा है, समय को बर्बाद। और ये क्या जानबूझ करके हम लोग कर रहे हैं समय बर्बाद? यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी काम को करते हैं और खास तौर से समय अपव्यय कह सकते हैं, यानी समय को बर्बाद करना, टाइम को खराब करना, क्या है? समय अपव्यय है। क्योंकि समय सबसे कीमती होता है। क्या बोल रहे हैं? समय सबसे कीमती संसाधन है। अगर कोई व्यक्ति इसको बर्बाद करता है, इसको खराब करता है, तो व्यक्ति को भी भारी नुकसान होता है और कोई संगठन है उसको भी नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी करते हैं, ठीक है? अगर आप अपना समय खराब करते हैं, तो जो जहां पर नौकरी करते हैं उसके लिए भी हानिकारक होगा और आपके लिए भी हानिकारक होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है, जॉब करता है, जैसे मान लो आप किसी किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और आप अपना समय नौकरी करने गए हैं और वहां पर आप टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, क्या है? आप अपना खुद का भी समय आप अपने लिए भी हानि पहुंचा रहे हैं और उस कंपनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति समय खराब करता है, तो उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और भाई मेरे जिस व्यक्ति ने समय खराब किया है, समय ने उसको भी खराब कर दिया है। इस प्रकार की बातें आप सबने खूब सुनी ना कि भाई मेरे जिसने समय को बर्बाद किया, समय ने उसको बर्बाद कर दिया और जो समय के साथ चलता है, समय उसका ज़िंदगी भर ख़्याल रखता है। ठीक है? तो ख़ास तौर से समय अपव्यय का मतलब होता है कि समय को बर्बाद करना, चाहे आप जानबूझ कर के कर रहे हैं, चाहे आपको नॉलेज नहीं इस वजह से कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता कि कई बार जैसे मान लो तुम सेना में जाना चाहते थे, बट आप सेना में नहीं जा पाए। आपकी नौकरी पुलिस में लग गई, तो तुमको लगा मैं तो सेना में जाना चाहता, मैं पुलिस में आ गया हूँ। तो वहाँ जाकर के आप क्या करोगे? समय बर्बाद करोगे, तुम्हारा मन नहीं लगा। ये भी समय पे भी है। जैसे मान लीजिए कई बार जो बच्चे होते हैं, जैसे आपका लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, आप बोलोगे नहीं तेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है। तो बच्चा जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा वहाँ पर क्या करेगा? समय खराब करेगा। यानी कई बार हम अपने मन मर्जी के मुताबिक काम भी नहीं पाते, ये भी क्या होता है? हमारा समय अपव्यय होता है। ठीक है? कई बार कह सकते हैं कि व्यक्ति जानबूझ करके, बहुत सारे लोग तो समय जानबूझ कर खराब करते हैं। आज तो जब से सोशल मीडिया आ गया, जब से फेसबुक आ गया, जब से व्हाट्सएप आ गया है, ट्विटर आ गया है या कह सकते हैं इंस्टाग्राम पर ये रील जब से आ गई है, तब से तो पूरा देश ही समय खराब कर रहा है भाई मेरे। ये होता है समय अपव्यय। समय बहुत कीमती होता है और जो खास तौर से स्टूडेंट के लिए तो बहुत कीमती होता है।
अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए। और यही समय होता है कि लोग अपना समय क्या करते हैं, खराब करते हैं। और अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, वहां पर अगर समय खराब कर रहे हैं, तो जिसने आपको नौकरी पर रखा है उसका भी नुकसान कर रहे हो, और तुम लोग अपना भी नुकसान कर रहे हो। तो दोनों का नुकसान होता है। जो व्यक्ति समय खराब करता है, समय उसको भी क्या कर देता है, खराब ही कर देता है। खास देखिएगा, नियंत्रित व्यवस्थित समय भी कई बार हम क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, समय को बर्बाद करता है। ठीक है, कई कई बार लोग ना अपनी आदत है, ठीक है, ये समय अपव्यय करने वाले लोगों के जीवन और कार्य की व्यक्तिगत आदतें होती हैं। कुछ लोग जानबूझ करके क्या करते हैं, भाई मेरे समय को बर्बाद करते हैं या समय को खराब करते हैं। और कुछ लोगों को देखोगा, उनका पालन पोषण इतना लाड प्यार है घर में कि वैसे वो बेचारा कुछ सुनता नहीं है। वो जानबूझ करके माँ बाप कुछ बोलेंगे वो सुनेगा नहीं। कई बार इससे इससे भी बच्चे क्या करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। कई बार समय बर्बाद में जैसे हम लोग भोग विलासता की वस्तुएं जीना, ठीक है, मौज मस्ती करना, इधर-उधर घूमना, ज़िम्मेदारी ना लेना, ठीक है, पढ़ाई ना करना, ठीक है, अपनी अपनी भूमिका को ना निभाना, ठीक है, ये क्या होता है? ये सारा समय अपव्यय होता है, समय खराब करना यही होता है। कई बार व्यक्ति अपनी आदत के कारण समय खराब करता है। कुछ लोगों की आदत बन चुकी है, भाई मेरे समय खराब करना, ठीक है? अपर्याप्त स्व-प्रबंधन, यानी अगर आप लोग किसी चीज़ को प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, तो समय खराब होगा, ठीक है? यानी अगर हम लोग किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? समय खराब ही होगा। दोषपूर्ण आदतें, जैसे मान लो अगर किसी का ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो आराम करने का समय है, क्या होगा? ये भी एक प्रकार का क्या रहेगा, आपको दोषपूर्ण आदतें भी क्या है, आपका समय खराब करती हैं। कब उठना है, कब जागना है। जो व्यक्ति भी ना सही समय से उठता है, ना सही समय से जागता है, ना सही समय से सोता है, वह भी क्या करता है, अपने समय को खराब करता है। यह भी क्या है, भाई मेरे समय अपव्यय है। समय को अव्यवस्थित प्रयोग करना, यानी जो लोग समय का सही से यूज नहीं करते हैं, वह समय पे भी है। जैसे मान लो बहुत सारे लोग ना समय बहुत लंबे-लंबे समय तक सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, समय का प्रयोग ना करना, समय को व्यवस्थित। देखो बहुत लोग तो मूवी देख के घंटों-घंटों फ़िल्में देख रहे हैं, घंटों-घंटों व्हाट्सएप चला रहे हैं, घंटे-घंटे वो रील देख रहा है। क्या है? ये सारा समय भी है, यानी आप लोग क्या कर रहे हैं, समय को खराब कर रहे हैं भाई मेरे। यही क्या होता है, समय अपव्यय होता है। अगर आपके व्यवहार में है, जैसे आप लड़ाई करते हैं, भाई जो जानबूझ करके अगर आप लड़ाई करते हो, लड़ाई झगड़ा खूब करते हो, किसी से ईर्ष्या करते हो, ठीक है? अगर आप लोग गाली-गलौज करते हो, ठीक है? ये सारा क्या आप लोग इसमें सिर्फ़ क्या करते हैं, समय खराब करते हैं, ठीक है? ये भी समय पे भी है। बिना बात के लड़ाई करना, झगड़ा करना, मार-पीट करना, ये सारा समय भी इसमें सिर्फ़ समय बर्बाद होता है, बाकी कुछ नहीं मिलता भाई मेरे। आज तक जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, मार-पीट हुई है, कहीं पर किसी को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं होता है। क्योंकि यह सब हमारा क्या होता है, समय बर्बाद होता है इन चीज़ों में। अगर आप देखें, इससे क्या होता है भाई, समय अपव्यय होता है। व्यवस्था प्रणाली में कमी, अगर आप कहीं पर जाते हैं, वहाँ की अगर कोई व्यवस्था सही से नहीं है, तो समय अपव्यय है। जैसे मान लो आप कहीं पर बिल जमा करने गए हैं या कहीं पर आप कुछ लेने गए हैं, वहाँ पर अगर सही से व्यवस्था नहीं, तो आपका क्या होगा, समय खराब होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक राशन की दुकान पर गया और उस राशन की दुकान पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो मेरा क्या होगा भाई, मेरे समय खराब होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है? अनियंत्रित व्यक्तिगत, यानी अगर हम लोग अपना कोई सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं करेंगे, तो भी हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। ठीक है? और ख़ास तौर से जो हमारे सरकारी मंत्रालय होते हैं, सरकारी जो व्यवस्थाएँ होती हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। तुम सबने वैसे भी देखा होगा, ख़ास तौर से जो नौकरशाही होती है, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा समय खराब होता है लोगों का। हमारी जनता का सबसे ज़्यादा समय कहाँ खराब हो रहा है? ख़ास तौर से सरकारी कार्यालय में। ये इस क्या होता है भाई, मेरे समय अपव्यय। ये अगर आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका पॉइंट बना-बना करके अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है? समय अपव्यय को अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके क्या आना है, आपको करके आना ही आना है, ठीक है? समय अपव्यय काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? अगला है समय रक्षक। समय रक्षक का मतलब होता है कि भाई मेरे, कि समय का सही से प्रयोग करना, वही होता है समय रक्षक या समय को बचाना। ठीक है? टाइम सेव करना ही क्या है, समय रक्षक। जैसे जैसे कहा जाता है कि बचाया गया पैसा कमाया हुआ पैसा होता है। इसी प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि बचाया गया समय कमाया हुआ समय होता है। ठीक है? एक एक सीमा तक सही भी है। सभी के लिए दिन 24, जैसे मान लो भाई मेरे, हर आदमी के लिए क्या होता है,
दिन 24 घंटे के लिए होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय खराब करता है उसके लिए दिन शायद 20 घंटे का हो सकता है, उस 4 घंटे उसने खराब कर दिए। लेकिन जो व्यक्ति सही समय से काम करता है, शायद उसके लिए जो दिन होता है, उसके लिए 48 घंटे का या 28 घंटे का भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर हम लोग अपना समय बचाते हैं, समय रक्षक का मतलब यानी समय को बचाना और फिर उसका प्रयोग करना, यही होता है समय रक्षक। जो व्यक्ति समय को बर्बाद नहीं करता है, समय का सही से यूज़ करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे समय रक्षक। समय का सही से प्रयोग करना, समय का सही से यूज़ करना, वही होता है समय रक्षक। यानी जब हम समय का सही से प्रबंधन करते हैं, समय का सही तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी हम कोई भी लापरवाही नहीं करते हैं काम करने में और हर काम को बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं, तब हमारा क्या बनता है समय बचता है और यही होता है भाई मेरे जब आपका समय बचता है, सही समय से काम करते हैं, सही टाइम से काम करते हैं और अपना काम सही समय पर खत्म करते हैं, यही होता है हमारा समय रक्षक। भाई मान लो आप कोई नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी में आप सही समय से अपना काम खत्म कर रहे हो, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी, समय रक्षक होता है। अगर आपका कुछ समय बचेगा तो आप कोई और भी काम कर सकते हैं। तो भाई मेरे अगर आप लोगों का कुछ समय बचेगा तो आप बचा हुआ समय को आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दूसरी चीजें सीख सकते हैं। तो समय रक्षक का मतलब होता है कि समय को जब हम लोग बचा करके रखते हैं, वही होता क्या हमारा समय रक्षक। और हर व्यक्ति को समय बचाना ही चाहिए। समय बचाने के कौन-कौन से तरीके हैं? समय कैसे बचा सकता? अगर हम लोग योजना बना करके काम करें, क्या बोला? अगर हम लोग योजना बना करके, प्लानिंग बना करके अगर हम कोई काम को करते हैं, तो हमारा समय ज़रूर बचेगा। ठीक है? योजना बना के काम करेंगे और अगर हम लोग एक ही काम पर अपना ध्यान देते, यानी अगर हम लोग एक ही काम पर अगर ध्यान देंगे, तब भी हमारा समय बचेगा। ठीक है? सब काम में हाथ मत डालो। ठीक है? या हर काम में अपनी टाँग मत अड़ाओ। अगर आप लोग एक ही काम को समय देंगे तो क्या होगा आपका समय बचेगा। ठीक है? दूसरा आप लोग सकते हैं कि आप सही निर्णय लें या अगर आप जो काम कर रहे हैं उसकी निगरानी सही से करें, तब भी आपका समय बच सकता है। ठीक है? दिन का सबसे अच्छा समय होता है कि आप नहीं जो व्यक्ति सब यानी अगर आपको समय बचाना ना तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले उसको करो। इससे भी आपका समय बच सकता है। ठीक है? दूसरा क्या है, अगर आप लोग साफ-सफाई रखोगे, ठीक है? और सारी चीज़ें साफ रखोगे, फाइल साफ रखो, टेबल साफ रखो, चादर साफ रखो, इससे भी क्या होगा, आपका समय बचेगा। नहीं तो भाई अव्यवस्था रहेगी, कोई चीज़ खो जाएगी, तुमको मिलेगी नहीं, 3 घंटा ढूँढते रहोगे। अगर हम लोग साफ-सफाई रखते हैं और हर चीज़ को व्यवस्थित रखते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम लोग हर काम के लिए लिख लेते हैं, भाई हमें किस समय पर क्या काम करना। अगर हम लोग डायरी बनाते हैं या हम कोई डायरी लिखते हैं, कोई टेबल बनाते हैं, कहीं पर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं अपने काम को, हमें कौन-सा काम किस समय करना है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं और इस तरीके से क्या हो सकता है, समय को बचाया जा सकता है और समय का फिर क्या अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो समय बचत क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आ सकता है और समय अब भी और समय इसी के साथ हमारा जो 7वां चैप्टर है ये भी समाप्त हो गया है। अब हमारा जो चैप्टर रहने वाला देखिएगा भाई मेरे चैप्टर नंबर 8 है तनाव प्रबंधन के कौन-कौन से दृष्टिकोण हैं। क्या है? तनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण। तो खास तौर से अगर मैं 8वें चैप्टर की बात करूँ तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है व्यक्तियों के लिए तनाव प्रबंधन की तकनीक यानी व्यक्ति अपना तनाव प्रबंधन कैसे कर सकता है और कोई संगठन है या कोई कंपनी है वह यानी देखो सॉरी तनाव बोल रहा हूँ देखो भाई व्यक्ति अपना अ, प्रबंधन कैसे कर सकता है समय प्रबंधन और कोई कंपनी है वह अपना समय प्रबंधन कैसे कर सकती है। ठीक है ये 8.5 और 8.6 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है चलिए इसमें टेबल दे रखी ना उस टेबल से मैं आपको सारा बता दूंगा। ये जो टेबल आपको दे रखी ना ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है अगर मैं बात करूं भाई मेरे ये टेबल हमारे लिए क्या रहेगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है इस टेबल को ध्यान से रखें मैं थोड़ा सा इस टेबल को छोटा कर रहा हूं ताकि आप लोग ना इसे अच्छे से समझ सको देख सको। अब देखो इस टेबल को देखो। ठीक है ये पूरी जो टेबल बनी है देखो इधर क्या लिखा है व्यक्तिगत तनाव की प्रबंधन तकनीकें। ठीक है हम लोग व्यक्तिगत रूप से तनाव पर यानी हम लोग व्यक्तिगत तरीके से समय प्रबंधन कैसे कर सकते हैं यानी सकारात्मक सोच। भाई मेरे जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखेगा वह क्या कर सकता है तनाव प्रबंधन कर सकता है। अगर हम लोग अच्छी सोच रखेंगे पॉजिटिव सोच रखेंगे सकारात्मक रहेंगे
बी पॉजिटिव रहेंगे, तब तनाव प्रबंधन को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर हम लोग शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे और साथ ही अगर हम आशावादी हैं, अगर हम लोग आशावादी रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तब भी क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। सॉरी, तनाव तनाव प्रबंधन कह लीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, समय प्रबंधन करके भी हम तनाव प्रबंधन, अगर हम लोग अपना काम सही समय से करेंगे, तब भी क्या हो सकता है, समय प्रबंधन यानी तनाव प्रबंधन, क्या समय प्रबंधन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तनाव प्रबंधन को कर सकते हैं। खाली समय का यानी अगर हमारे पास खाली समय है, अगर हम उसका सही समय से यूज करते हैं, तो क्या हो सकता है, तनाव प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग शारीरिक व्यायाम करते हैं, होता है भाई, लोग बोलते हैं ना, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन है तो सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। इन चीजों को करने से क्या होता है, हम लोग तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, खास तौर से व्यक्तिगत रूप से। विश्राम, अगर हम लोग रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं और सही से अपना खान पान रखते हैं, सही से डाइट लीजिए, सही से खाना खाइए, सही से सोइए, सही से जागिए, अगर इन चीजों को करोगे तो क्या होगा, आपका तनाव प्रबंधन कर सकते हो व्यक्तिगत रूप से। अगर हम लोग आध्यात्मिक, भाई भगवान की पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, आप जिस भी देवता को मानते हैं उस देवता की पूजा करो, तो क्या रहेगा, आप एक प्रकार से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। तो क्या इन चीजों से होगा, तनाव प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा कह सकते हैं, अगर हम लोग चिकित्सा सहायता लेंगे, अगर हम लोग व्यवसायिक सहायता लेंगे, इन चीजों को लेने से भी क्या हो सकता है, तनाव प्रबंधन को किया जा सकता है। तो जैसे अगर आपके एग्जाम में पूछेगा व्यक्तिगत तनाव प्रबंधन की तकनीक, जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया व्यक्तिगत तनाव प्रबंधन की तकनीक बताओ, तो आपको ये सारे क्या बनेंगे, पॉइंट, ये सारे क्या लेना, पॉइंट बना लेना, और इन्हीं पॉइंटों को लिख करके आपको क्या बनाना, हेडिंग बनाना है, और उन्हीं हेडिंग को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। जब आपसे पूछेगा व्यक्तिगत तनाव प्रबंधन की तकनीक, तो इनको आपको हेडिंग में लेना है और इनको इन्हीं को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब हम बात करेंगे संगठनात्मक तनाव प्रबंधन, यानी जो कोई संगठन है, कोई कंपनी है, वह कैसे तनाव प्रबंधन कर सकती है अपने कर्मियों का, अपने वर्कर के, जो कर्मचारी हैं, यानी नौकरी का स्वरूप बदल करके। जैसे मान लो कि काम बहुत बोरिंग है, काम बहुत एक प्रकार से बोरिंग है और काम सही से होता नहीं कर्मचारियों से, और कर्मचारी में तनाव है, तो नौकरी का स्वरूप बदल करके या काम करने का तरीका बदल करके कंपनी क्या कर सकती है, तनाव प्रबंधन को कम कर सकती है। दूसरा, लक्ष्य की स्थापना करके, अगर कोई कंपनी अपने लक्ष्य बताती है, अपने टारगेट बताती है, जब कोई कंपनी अपने लक्ष्य निर्धारित करेगी, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। इस तरीके से भी क्या हो सकता है कि हम अपना तनाव प्रबंधन कर सकते हैं। भूमिकाओं, यानी किस व्यक्ति को क्या काम करना है, अगर हर व्यक्ति को अगर हम काम सौंप देंगे, भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना, तुमको ये करना, अगर हर व्यक्ति को अगर आप काम सौंप देंगे, इससे भी क्या हो सकता है, कोई भी संगठन जो है वह तनाव प्रबंधन को कर सकता है। चयन, यानी कैसे नियुक्ति करना है, प्रमोशन है या पदोन्नति है, यानी वेतन बढ़ा करके, सैलरी बढ़ा करके, लोगों को प्रमोशन दे करके, इस तरीके से भी किया जा सकता है। कर्मचारियों का, यानी किस कोई भी संगठन, कोई भी कंपनी है, वह तनाव प्रबंधन कर सकती है अपने संगठन में सुधार करके। ये कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में जो बहुत बड़े बड़े पद पर लोग हैं, उनमें भी परिवर्तन करके भी क्या किया जा सकता है, कर्मचारियों का तनाव प्रबंधन किया जा सकता। टीम निर्माण करके, भाई कोई अकेला व्यक्ति काम ना करे, बोझ ना पड़े, इसलिए अगर कोई कंपनी, कोई संगठन है, अगर वह टीम निर्माण करके काम करता है, तब शायद कह सकते हैं कि अपने जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उनमें तनाव प्रबंधन को कर सकता, कम कर सकता है। कार्यस्थल पर सहायता दे करके, यानी अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अगर वो अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस पर उनकी मदद करती है, भाई तुमको काम कैसे करना, उनको सिखाती है, बताती है, समझाती है, इन चीजों से क्या किया जा सकता है, तनाव प्रबंधन किया जा सकता है, खासतौर से कोई कंपनी है वो कर सकती है। ठीक है, कर्मचारी सहायता, अगर हमारे जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, अगर हम उनकी सहायता करते हैं, उनकी आर्थिक मदद करते हैं, उनको हर प्रकार से अगर मदद पहुंचाएंगे, कोई भी कंपनी हो भाई मेरे, अगर अपने कर्मचारी की मदद करती है, इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी सहायता करके कर सकते हैं, तनाव प्रबंधन को कर सकते हैं। ठीक है, और कल्याणकारी कार्यक्रम, यानी कर्मचारियों को स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, इन चीजों को लेकर के अगर हम कोई कार्यक्रम चलाते हैं, तब भी कर्मचारियों में जो तनाव उसको कम किया जा सकता है। तो खास तौर से अगर एग्जाम में अगर आप किएगा संगठनात्मक तनाव प्रबंधन की कौन कौन से तकनीक है, तो जैसे सारा लिख रखा ना, इसको हेडिंग बना लेना, इसकी यानी इसको पॉइंट बना लेना, हेडिंग बना करके अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टेबल के अनुसार ही आप पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। खास तौर से जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, इस पूरी टेबल से पूरा डिस्कस हो जाता है भाई मेरे। टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है और खास तौर इग्नू वालों ने बड़ा अच्छा बना रखा है। आप इसी को हेडिंग ले लो
और इन्हें हेडिंग को बना बना के क्या करना है, आपको एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना है। और इससे आपको मार्क्स भी अच्छा मिल जाएगा, नंबर भी अच्छा मिल, और मैंने खुद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बता दिया। इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आपका जो पेपर होगा बहुत अच्छा निकल जाएगा और आपको किसी प्रकार की क्या रहेगी, समस्या नहीं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप इस चीज को करेंगे ना तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? और इस प्रकार से आप इनको कीजिएगा। ठीक है? लगभग अगर आप देखेंगे तो मैंने जो आपका था इसको तो मैंने बता दिया। अब चलिए अब हम लोग अगला कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है। ठीक है? अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 8 क्या होगा, इसी के साथ हमारा समाप्त हो गया, क्योंकि यही 2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। या तो खास तौर से व्यक्तिगत तनाव प्रबंधन आ सकता है या संगठनात्मक तनाव प्रबंधन आ सकता है। यही दोनों क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, जो खास तौर से एग्जाम में आने की संभावना इनकी रहती है या एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे। इसी के साथ देखेंगे आपका क्या आ गया, चैप्टर नंबर 8 आ गया है, इसका निष्कर्ष आ गया। इसी के साथ हमारा 8वां चैप्टर भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है? चैप्टर नंबर 9 क्या है देखिएगा, समय प्रबंधन के दृष्टिकोण और तकनीकें। यानी समय प्रबंधन के कौन कौन से दृष्टिकोण है और कौन कौन सी तकनीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9.2 और 9.3 समय प्रबंधन के दृष्टिकोण और समय प्रबंधन की तकनीक, ये दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आपको चैप्टर नंबर 9 में अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समय प्रबंधन के दृष्टिकोण यानी ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम लोग क्या, यानी कौन कौन से ऐसे दृष्टिकोण हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। तो वैसे भी हमने काफी बात की समय प्रबंधन को लेकर के। अब समय प्रबंधन दृष्टिकोण, तो पहला जो दृष्टिकोण दक्षता दृष्टिकोण, अगर हमें अपने काम में दक्षता है, महारत हासिल है, तब हम लोग समय प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे मान लो भाई आप कोई काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो अगर आप उस काम में आपको बहुत ज्यादा दक्षता है, आपको सिखाया गया है, आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, तब आप अपना क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको अपने काम पर, जैसे मान लो किसी को गाना बहुत अच्छा आता है तो अपना समय, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है, आप अपने काम में अगर आपको दक्षता है, यानी आप अपने काम में मास्टर हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यानी आप कहने, मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो समय प्रबंधन वो बहुत अच्छे से, दक्षता दृष्टिकोण ये बताता है कि आप किसी काम में अगर आपकी महारत हासिल है और काम आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तब आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं भाई मेरे, समय प्रबंधन अपना कर सकते हैं। ठीक है? अगला देखिएगा, प्रभाव प्रभावशीलता। अगर आप आपका आप अगर आप अगर भाई मेरे देखिएगा, आप अगर लक्ष्य बना करके काम करते हैं, प्रभाव नहीं, जब आप किसी भी काम को लक्ष्य बना करके, उद्देश्य बना करके काम करेंगे, तब आप समय प्रबंधन कर सकते हैं। यानी हमें कोई भी काम करना है तो हम लोग अपने लक्ष्य बनाए, टारगेट बनाए। ठीक है? हम अपने लक्ष्य बनाए, टारगेट बनाए, हमारे उद्देश्य बनाएंगे। हम उद्देश्यों को बना करके, लक्ष्य को बना करके, टारगेट को बना करके क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। यही प्रभावशीलता दृष्टिकोण बताता। प्रभावशीलता दृष्टिकोण ये बताता है कि अगर हमें कोई काम करना समय प्रबंधन, तो हमें एक प्रभावी ढंग से काम करना पड़ेगा। प्रभावी ढंग से अगर हम लोग काम करेंगे, तब लोग हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि समय प्रबंधन किया जा सकता है। प्रभावी ढंग से काम करोगे तो समय प्रबंधन हमारा अच्छे तरीके से हो सकता है और काफी बेहतर तरीके से हम लोग, अगर मैं बात कहूं, तो इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है? अगला देखिएगा, उत्कृष्टता। यानी अगर हम लोग बहुत ज्यादा उत्कृष्ट तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से अगर अपने काम को करते हैं, तो मैं कहना, कहने का मतलब है हम लोग समय प्रबंधन कर सकते हैं। उस उत्कृष्टता दृष्टिकोण ये बताता है कि अगर हम लोग 80-20 का सिद्धांत के अगर तहत अगर काम करेंगे, तब हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। 80-20 ये बताता है कि 80% जो इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले करो और 20% जो काम है उसको बाद में करना। ये 80-20 का सिद्धांत ये बताता है कि 80% जो काम है, 80% जो वर्क है उसको पहले कर लो और 20% वाला जो महत्वपूर्ण है उसको बाद में करो। यानी हमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम उसको पहले करना है और जो कम महत्वपूर्ण काम है उसको हमें बाद में करना है। ठीक है? संतुलन दृष्टिकोण, अगर हम लोग अपने काम में संतुलन बना के चलते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, तो क्या होगा, हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ना भाई मेरे, जो संतुलन बनाएगा, यानी हम अपने काम में, अपने घर में, अपने, यानी अगर हम लोग अपने काम में और अपने जीवन में एक संतुलन बना करके चलेंगे, तो क्या होगा, हम लोग समय प्रबंधन कर सकते हैं ना, अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी चीज में अगर संतुलन है या बैलेंस है, वो समय प्रबंधन को किया जा सकता। अगर आप बैलेंस बना करके नहीं चल रहे हैं, संतुलन बना के नहीं चल रहे हैं, तब आप समय प्रबंधन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्या बोला हूं?
तब आप समय प्रबंधन बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगे और बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और संतुलन दृष्टिकोण यही बताता है कि अगर आप संतुलन बनाएँगे, तो आप समय प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है? अगला है समय प्रबंधन की कौन-कौन सी तकनीक है? हमने तकनीकों के बारे में पहले भी बात किया था जैसे डू टू लिस्ट। डू टू लिस्ट का मतलब होता है कि अगर हम हर काम को अगर लिस्ट बना के काम करते हैं, जैसे मान लो आपको कोई काम करना है, तो आप हर चीज़ को ना लिस्ट बना के करते हैं। मुझे लिस्ट बना लो या कोई टेबल बना लो या डायरी बना लो। तो लिस्ट बना करके या डायरी बना करके हम लोग यानी हमें कौन-सा काम करना अगर हम उसको लिख करके चलते हैं, तब हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। और डू टू लिस्ट यही बताती है। यानी आप यानी जैसे मान लो आपको पूरे दिन में कौन-सा काम करना है, पूरे दिन में जो काम करना है, उसकी एक लिस्ट बना लो, उसको लिख लो और उस प्रकार से अगर आप काम करोगे, तब समय प्रबंधन किया जा सकता है। यानी लिस्टिंग करके डू टू लिस्ट बताती है कि आपको पूरे दिन में जो काम करना है, उसकी एक लिस्ट बनाओ और फिर उस लिस्ट से आपको याद रहेगा कौन-सा काम करना है। नहीं तो कई बार आदमी भूल जाता ना, तो लिस्ट बना के काम करोगे, तो क्या होगा समय प्रबंधन किया जा सकता है, ये तकनीक है। ठीक है? जैसे यहाँ पर पूरी लिस्ट बना रखी है ना, ये देखो, सुबह कितने बजे ऑफिस पहुँचना है, क्या-क्या काम करना है, पूरी लिस्ट बना रखी है, देख रहे हो? पूरा 1-1 घंटे की बना रखी है, हर घंटे उसको क्या करना है, ये लिस्ट बना करके डू टू लिस्ट है, लिस्ट बना के काम करो, ठीक है? कब सोना, कब जगना। 80-20 का सिद्धांत, 80-20 का सिद्धांत ये बताता है कि 80% जो काम इम्पोर्टेंट है, उसको पहले करो और 20% जो काम है, उसको बाद में करो। यानी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, उसको पहले किया जाए और जो कम महत्वपूर्ण काम है, उसको बाद में किया जाए। ये 80-20 का सिद्धांत यही बताता है, इसको करके हम क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं, 80-20 का। प्राथमिकता सिद्धांत भी वही बताता है कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिक वर्क है, जो हमारा प्राइमरी काम है, उसको पहले करो और जो हमारा सेकेंडरी काम है, उसको बाद में करो। ठीक है? जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है, काम है, उसको अगर आप पहले करेंगे, तो क्या रहेगा? आपका समय प्रबंधन बिल्कुल हो सकता है। ये प्राथमिकता निर्धारण यही चीज़ को बताता है। सर्वोत्तम उसके यानी जो काम सर्वोत्तम उत्कृष्ट है, यानी हमें अपने काम में सर्वोत्तम के साथ, उत्कृष्टता के साथ अगर काम करेंगे, तब समय प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें बताती हैं। संपन्न होने तक काम करना है। भाई मेरे जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता है, तब तक अगर हम लोग काम करते हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। यानी जैसे मान लो मैंने आपको बताया ना जैसे बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम 2 घंटे का, 1.5 घंटे में लिख कर के चले आते हैं या 3 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे में लिख कर चले आ रहे हैं। क्या है? यानी आप पूरा पेपर पूरे पूरे पेपर में 3 घंटे नहीं बैठ रहे हैं या पूरे 2 घंटे नहीं बैठ रहे हैं। तो बैठना बहुत ज़रूरी है और जो नहीं बैठ रहा है इसका मतलब क्या है कि आप समय प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमें काम के खत्म होने तक हमें क्या करना है, काम करना रहता है। ठीक है? ये इस अगर ऐसे करेंगे तो समय प्रबंधन क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं या समय प्रबंधन किया। समय लेखा परीक्षा यानी हर चीज़ को हम अगर लिख कर के चलेंगे, भई आपको कौन-सा काम कब करना है, अगर आप इसकी टेबल बना लो, लिख लो। लिख कर के अगर हम लोग काम करते हैं ठीक क्या होगा? हम लोग समय प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है? ये भी क्या है इम्पोर्टेंट रहेगा। ये समय प्रबंधन आपको आ सकता है कौन-कौन सी तकनीक है और जितनी तकनीकें दे रखी हैं हमने इसकी बात की। अब चलिए हम लोग अगला चैप्टर कर लेते हैं और एक जो मैं बता रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है और इनकी प्रिपरेशन ज़रूर करके जाना। कोई भी छोड़ कर के मत जाना और आपके लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ। आपको पता है आज पूरी रात मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, आप अगर देखोगे। तो भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है मेरा आपको ज़रूर बोलता हूँ, सब्सक्राइब करना छोड़ के मत जाना और ऐसी तरह से वीडियो देखते रहिए और आपको नेक्स्ट क्लास कौन-सी चाहिए उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। अब हमारा बिल्कुल लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 10वां वैसे मेरा इसमें 10 चैप्टर हैं, अब आखिरी हमारा चैप्टर आ गया उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। कौन-सा आखिरी चैप्टर है, ठीक है? देखिए अगला अगला जो हमारा है तनाव यानी चैप्टर नंबर 10 क्या रहेगा? तनाव और समय यानी अगर हम लोग समय प्रबंधन करेंगे, अच्छे से टाइम को मैनेज करेंगे, तो हमें तनाव नहीं रहेगा और जो भाई मेरे समय प्रबंधन करेगा, वो आनंद और खुशी की ओर जाएगा। सफलता उसी को मिलेगी जो सही समय से काम करेगा, जो समय प्रबंधन जो व्यक्ति समय प्रबंधन करता है, वह व्यक्ति खुशी रहेगा, खुशहाल रहेगा, उसको कभी भी तनाव नहीं होगा और जब उसी व्यक्ति को तनाव होता है, जो सही समय से, सही टाइम पर कोई काम नहीं करता है। यही चीज़ बता रहा। तो अगर आप देखेंगे इसमें क्या बता रहा? आनंद और सफलता के लिए तनाव प्रबंधन। यानी हमें तनाव प्रबंधन क्यों करना है? भाई ताकि हमें खुशी मिले और हमें सफलता मिले। सफलता हमें तभी मिल सकती जीवन में जब हम तनाव कम रखें और सही समय पर अपना काम करें। समय प्रबंधन भाई तभी तो सफलता मिलेगी। कहने के बाद अगर आप एग्ज़ाम में खूब सारे मार्क्स लाना चाहते हैं,
खूब सारे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप सही समय से पढ़ाई कीजिए, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। जब आपको सफलता मिलेगी, तो क्या आपको आनंद यानी आपको खुशी होगी। अगर आपको खुश रहना चाहते हैं, आप आनंदित रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आपको तनाव प्रबंधन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति तनाव में रहता है, वो कभी भी खुश नहीं रहता है, ठीक है? और तनाव तनाव को कम करने के लिए हमें सही समय से काम कीजिए, तभी आप खुश रह सकते हैं, ठीक है? यानी यानी आनंद और सफलता पाने के लिए, यानी खुशी के लिए और सफलता के लिए क्या करना चाहिए? हमें तनावपूर्ण भाई अगर मान लो अगर हम लोग हमेशा दुखी रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तनाव रहेंगे, तो क्या रहेंगे? हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है? और हमें सफलता नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव लेता है, उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती है और ना तो उसको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। और अगली बात क्या है, जो व्यक्ति खास जो अगर कोई अगर समय प्रबंधन सही से नहीं करता, अगर आप लोग अगर समय प्रबंधन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। भाई, जो व्यक्ति सही समय से काम नहीं करेगा, उसको क्या सफलता? मान लीजिए आपका एग्ज़ाम था, आपने सही समय से पढ़ाई नहीं किया, तो सिंपल सी बात आप फेल हो जाएँगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्या है? अगर हम समय प्रबंधन करके चलेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और हमें खुशी तभी मिल सकती है जब हम समय का सही तरीके से यूज़ करेंगे और समय का सही तरीके से प्रयोग करेंगे, ठीक है? अगर हम समय का सही तरीके से यूज़ करते हैं तो हमें सफलता भी मिलेगी, हमें खुशी भी मिलेगी, ठीक है? अगर हम लोग अ, तनाव को कम करते हैं, तनाव को सही से मैनेज करते हैं, तो हमें सफलता मिलेगी और तब भी हमें खुशी मिल सकती है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, जुड़ी हुई हैं अगर आप देखेंगे सफलता और आनंद से, ठीक है? ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसमें कोई भी आप एक आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है और आपका ये चैप्टर नंबर जो 10वाँ है, ठीक है? इसको भी एक करके जाना जो-जो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बताऊँ तो आपको ये जो बुक है ना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक ना मैंने पूरी किताब बताई है और पूरा मैंने सिर्फ समझाने का प्रयास किया है कि आपके एग्ज़ाम में कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो-जो मैंने बताया है, मुझे आपको समझ में आया या नहीं आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला आपको कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, अगला आपका कौन-सा एग्ज़ाम है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत और इसी तरह से आप लोग एग्ज़ाम लिखते रहिए और आप सभी को एग्ज़ाम में खूब सारे नंबर आएँ, इसके लिए आप सबको ढेरों शुभकामनाएँ।